एपिसोड 31 टू 45। डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और कहानी में बताए गए सभी चीज़ों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे वीके नोवेल स्टोरी 2.0 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। आरूही देवेश की बातें सुनकर थोड़ा चौंक जाती है। वो घबराने लगती है, लेकिन वो अपनी घबराहट को चेहरे पर नहीं आने देती है। वो रूडली कहती है, वहाँ मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करने गई थी, क्या इससे तुम्हें कोई दिक्कत है? देवेश कहता है, मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि द डार्क मून होटल मेरा ही है। जैसे ही सभी लोग देवेश के मुंह से द डार्क मून होटल के मालिक होने वाली बात सुनते हैं तो वे सभी और भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि द डार्क मून होटल भारत के टॉप 50 लग्जरी होटलों में से एक है। वहाँ अक्सर कई बड़े इवेंट भी होते रहते हैं। रविशंकर अपने मन में सोचता है कि जब से इस लड़के से मिला हूँ शौक पर शौक लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पैदा ही शौक देने के लिए हुआ हो। रविशंकर और राजवीर दोनों को अब भी उस पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, इसलिए वो हैरानी से यामी की तरफ कन्फर्म करने के लिए देखने लगते हैं। तो यामी भी समझ गई थी कि दोनों क्या पूछना चाहते हैं। यामी भी अपना सिर हाँ में हिलाती है। यामी का जवाब पाकर रविशंकर मन में कहता है, अब तो मैंने 100% तुम्हें ही अपना दामाद और यामी का हस्बैंड मान लिया है। मैंने इसे पहले कुछ अपशब्द तो नहीं कहे थे। रविशंकर सोचने लगते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी याद नहीं आता। तो वो एक राहत की सांस लेते हुए धीरे से बोले, चलो अच्छा है, न जाने अभी देवेश कौन कौन सा राज छिपाए है। देवेश आगे कहता है कि इसलिए वहाँ की जानकारी मेरे पास आती रहती है। देवेश आरूही की तरफ मुड़ते हुए बोला, क्या तुम कल अंदर ढेर सारा अंडरगारमेंट्स लेकर नहीं गई थी? आरूही को एक बड़ा झटका लगता है। वो कहती है, तुम ऐसे कैसे किसी की प्राइवेट चीज़ों में पढ़ सकते हो? अब आरूही की घबराहट छिपाए नहीं छिप रही थी, उसकी आवाज़ से साफ साफ पता चल रहा था। देवेश आगे कहता है कि प्राइवेट? तुमने प्राइवेट छोड़ा ही कहाँ? तुम वहाँ अनैतिक अश्लील तस्वीर क्लिक करवा रही थी। मेरे पास उसके कुछ कॉपियाँ हैं जो कि मेरे स्टाफ ने मुझे दी थी। अगर तुम ये प्राइवेटली करती तो मुझे कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन तुम उस लड़के के साथ ये सब हरकतें कर रही थी। इतना कहकर देवेश अपना फ़ोन ओपन करके रविशंकर को दे देता है। उस फोटो में हालांकि आरूही का चेहरा तो नहीं आया था, पर साफ साफ पता चल रहा था कि ये वही है, क्योंकि उसके कमर पर एक बर्थ मार्क था जो कि पूरे परिवार वालों को पता है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं था कि फोटो असली है कि नकली। अपना सारा पोल खुलते ही आरूही घुटने पर बैठकर कहती है, दादाजी मेरी बात सुनिए, ये सब झूठ है। मैं वहाँ सिर्फ बिजनेस की बातें करने गई थी। वो कुछ आगे भी कहती है कि उससे पहले ही उसके गालों पर एक थप्पड़ पड़ जाता है। तुम कैसे हमारे खानदान का नाम ऐसे ही उछाल सकती हो? तुमने ये एक शर्मनाक काम किया है और तुम मुझसे अब भी झूठ बोल रही हो कि बिजनेस के लिए गई थी। इससे पहले कभी तुम बिजनेस की मीटिंग में गई भी हो? तुम मुझे मूर्ख बना रही हो। ये सब रविशंकर काफी तेज आवाज में बोल रहा था। उसका सिर तो गुस्से से फटा जा रहा था। आरूही की माँ भी बीच में आते हुए बोलती है, पापा जी हो सकता है कि ये सब झूठ हो, प्लीज आरूही को ऐसे मत डांटिए। अब राजवीर से भी नहीं रहा गया। अगर ये सब उसकी बेटी यामी ने किया होता तो वो उसके हाथ पैर तोड़ देता, लेकिन आरूही उसके भाई की बेटी थी जिसके कारण उसके हाथ बंधे थे, इसलिए वो अब तक शांत था। लेकिन अब उससे और नहीं रहा गया। वो आरूही की माँ से बोला, आप चुप रहिए, क्या आपने वो फोटो नहीं देखा? क्या लगता है आपको ये इतना नीचे गिर जाएगी? मुझे पता नहीं था। इन सब में कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार है। आप ही की वजह से आरूही को सब करने की हिम्मत हो गई है और खानदान की इज्जत दाव पर लगा दिया। अब ये मामला इतना बड़ा है कि अब छोटे भाई को बताना ही पड़ेगा। अब आरूही तो एकदम जोर जोर से रोने लगती है और राजवीर के पैरों में गिर के कहने लगती है, बड़े पापा प्लीज़ ये सब पापा को मत बताना, नहीं तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। राजवीर उससे अपना पैर छुड़ाते हुए बोला, ये सब तुम्हें कांड करने से पहले सोचना चाहिए था। जब से भाई यहाँ से विदेश गया है तब से तुम कुछ ज़्यादा ही बिगड़ती जा रही हो। हमने सोचा कि तुम धीरे धीरे सुधर जाओगी, लेकिन तुमने तो उसका उल्टा ही किया। तभी देवेश कहता है, राजवीर अंकल वैसे मैंने ये सब अपने होटल में ही दबा दिया है। अब ये बात आगे नहीं बढ़ेगी।
वैसे ये सब आपका फैमिली मैटर था, मुझे इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी रविशंकर बोला, तुम माफ़ी मत मांगो बेटा, वैसे भी तुमने आज जो किया है उसके लिए तुम्हारा थैंक यू। आज तुमने हमारे खानदान की नाक कटने से बचा लिया, नहीं तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं होते। मुझे पता है कि तुमने ये सब छुपाने के लिए कितने पापड़ बेले होंगे। अगर गलती से भी इसमें तुम्हारे होटल का नाम आ जाता तो इससे उस होटल की रेपुटेशन एकदम गिर जाती और तुम्हें एक बड़े लॉस का सामना करना पड़ता है। हम इन सब के लिए तुम्हें कंपनसेट करेंगे। देवेश कहता है कि अरे दादाजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये मैंने सिर्फ यामी के लिए किया है। आप यामी का परिवार है तो मैं आपके खानदान की नाक कैसे कटने देता। देवेश की बातें सुनकर है रविशंकर गदगद हो गया। आज उसे यामी पर बहुत गर्व हो रहा था कि उसे देवेश जैसा एक अच्छा लड़का मिला है। देवेश कहता है, अच्छा मैं अब यहाँ से चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम भी पूरे करने हैं। रविशंकर कहता है, ठीक है बेटा, आराम से जाना और बीच बीच में मिलने आते रहना। देवेश हाँ करते हुए वहां से जाने लगता है और यामी भी उसके साथ उसे बाहर तक छोड़ने के लिए आती है। देवेश अपने कार के पास आ जाता है। यामी उससे कहती है, थैंक्स देवेश, मेरी बहन का मामला दबाने के लिए और उस महंगे गिफ्ट के लिए भी। तुम्हें आगे कुछ भी मदद चाहिए तो मुझे याद करना, मैं जरूर आ जाऊंगी। देवेश अफसोस जताते हुए बोला कि गिफ्ट महंगा तो था, लेकिन कितना बुरा हुआ कि वो तुम्हारे दादाजी तक नहीं पहुंचा और तुम बस ऐसे ही आगे भी टैक्सी ऑर्डर करते रहना। मेरे लिए यही काफ़ी है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें परेशान होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता। इतना कहकर देवेश कार स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। इधर यामी अभी वही खड़ी होकर सोचती रहती है, कुछ नहीं, मैं तो सोचा था कि देवेश इसके बदले कुछ बड़ा मांगेगा, लेकिन उसने तो सिर्फ फिर से ऐसे ही टैक्सी ऑर्डर करने का कहकर चला गया। सच में वो देवेश है, हमेशा मेरी मदद करता रहता है। क्या मैं सच में उसकी गर्लफ्रेंड बनने लायक भी हूँ? वो तो मुझसे अच्छी लड़की डिजर्व करता है। ये सोचते हुए यामी को जैसे झटका लग गया हो, वो थोड़ा मायूस हो जाती है। तभी वह अपने आप से कहती है कि मैं भी ये क्या सोच रही हूँ, मुझे ये सब फालतू बातें नहीं सोचनी चाहिए। इतना कहकर वो अंदर चली गई। पार्टी समाप्त हो चुकी थी और सभी मेहमान भी चले गए थे और परिवार के लोग अपने कमरों में थे। आज यामी को बस देवेश का ही ख्याल बार बार आ रहा था। उसे यही बात बार बार परेशान कर रही थी कि वो देवेश के लायक है कि नहीं। उसे आज नींद ही नहीं आ रही थी, फिर भी वो बेड पर लेटी रहती है तो कुछ देर बाद उसे नींद आ ही जाती है। देवेश जल्द ही अपने द डार्क मून होटल में पहुंच जाता है। उसने रविशंकर के जन्मदिन के पार्टी में कुछ भी नहीं खाया था, बस कुछ ग्लास जूस ही पिया था, इसलिए होटल आकर पहले तो वो डिनर करता है और फिर सो जाता है। अगली सुबह रविशंकर पैलेस में यामी उठती है और नीचे आने लगती है। नीचे काउच पर उसके पिता राजवीर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। वो जैसे ही यामी को देखते हैं तो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे और बाल बिखरे थे। राजवीर यामी से पूछता है, क्या तुम कल रात सही से सोई नहीं थी? कुछ बात है क्या जो तुम्हें परेशान कर रही है? यामी राजवीर की बात सुनकर अपनी नज़र छुपाने लगती है, क्योंकि वो ये थोड़ी बता सकती थी कि रात भर वो देवेश के बारे में ही सोचती रही। उसे अपनी नज़र छुपाते देख राजवीर समझ जाता है कि क्या मामला है। ये मामला दिल का है। वो कहते हैं कि बेटा, आज तुम कंपनी से छुट्टी ले लो, तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही काम कर रही हो। यामी हाँ में सिर हिलाती है और फिर ऊपर चली जाती है। इधर द डार्क मून होटल में तो देवेश काफ़ी अच्छे से सोया था। वो उठकर फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करता है और रविंद्र से मिलता है और उसे आरूही का मामला पूरी तरीके से फिनिश करने को कहता है और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन भी देता है। कुछ देर बाद अपनी कार लेकर अपने रोज के काम के लिए निकल पड़ता है। उसे एक ऑर्डर आता है, वो उसे पिक करने के लिए निकल जाता है। पीएस यूनिवर्सिटी के बाहर एक लड़की खड़ी थी जो अभी अभी अपना क्लास खत्म करके बाहर आई थी। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, अंजलि, क्या तुम्हारी क्लास खत्म हो गई? वो पीछे मुड़कर देखती है तो एक लड़का उसकी तरफ ही चला आ रहा था। अंजलि उसे जानती थी, इसलिए बोली, रोहित, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रोहित कहता है, मैं तो तुम्हें यहाँ से तुम्हारे घर ले जाने आया हूँ। मेरे पापा ने अभी कल ही मेरे लिए ये नई कार ली है। अब मैं तुम्हें इसी से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से घर तक छोड़ दूंगा। अंजलि कहती है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तुम आगे जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। मैंने पहले ही कैब बुक कर लिया है, वो आती ही होगी। रोहित आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम हिस्ट्री डिपार्टमेंट की ब्यूटी हो, तुम कैसे किसी कैब में जा सकती हो? इससे अच्छा रहेगा कि तुम मेरे साथ मेरी कार से चलो।
अंजलि थोड़ा दूर जाते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, अब मुझे यहाँ से जाने दो। रोहित उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगता है। अंजलि कहती है, मेरा पीछा करना बंद करो। तभी रोहित के पास एक कार आकर रुकती है। ये किसी और की नहीं बल्कि देवेश की ही थी। देवेश विंडो को ओपन करते हुए बोला, भाई क्या तुम किसी अंजलि वर्मा को जानते हो? रोहित उसे थोड़ा गौर से देखा है लेकिन फिर मुंह फेर लेता है। देवेश कहता है, ये क्या बात हुई, अगर नहीं बताना तो मत बताएं, पहले ही मना कर देना चाहिए था। देवेश कार आगे लेकर अंजलि से भी यही पूछता है। तो अंजलि कहती, हाँ मैं ही हूँ। देवेश कहता है, तो अंदर आकर बैठ जाओ, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, जो तुमने ऑर्डर किया था, मैं तुम्हें पिकअप करने आया हूँ। अंजलि को तो बस रोहित से पीछा छुड़ाना था, वो कार में बैठने लगी। इधर रोहित के तो वो स्पोर्ट कार देखकर ही होश उड़े थे। वो कहता है, अंजलि क्या सच में तुमने ये कार ऑर्डर किया था? अंजलि गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, हाँ मैंने ही ऑर्डर किया था, अब मेरा पीछा करना बंद करो। इतना कहकर वो कार का दरवाजा बंद कर लेती है और देवेश वहां से निकल पड़ता है। अंजलि ने अभी तक कार पर ध्यान नहीं दिया था, रोहित से पहले पीछे छुड़ाने में। जब वो ध्यान देती है तो वह हैरान हो जाती है और कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है, क्योंकि वो पहली बार किसी स्पोर्ट कार में बैठ रही थी। कुछ देर बाद वो देवेश से पूछती है कि आप स्पोर्ट कार चला रहे हैं, तो फिर आप क्यों टैक्सी ड्राइवर का काम करते हैं? देवेश मुस्कुराते हुए कहता है, ये मैटर नहीं करता कि मैं कौन सी कार चला रहा हूँ, मैटर ये करता है कि मैं अपनी मेहनत से पैसे कमा रहा हूँ। अंजलि देवेश से इम्प्रेस होते हुए कहती है, आप तो सच में ऊंचे विचार वाले व्यक्ति हैं। तभी देवेश कहता है, तुम्हारी एड्रेस आ गया है। अंजलि कहती है, सच में? वो फिर बाहर देखने लगती है। हाँ सच में आ गया है, इतना कहकर उतर जाती है। फिर वो शर्माते हुए देवेश से कहती है, क्या मैं आपको अपने व्हाट्सएप पर ऐड कर सकती हूँ? देवेश कहता है, व्हाट्सएप पर ऐड पर क्यों? तभी अंजलि थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है कि क्या आप लव एट फर्स्ट साइट पर भरोसा करते हैं? देवेश अजीब सा फेस बनाते हुए बोला, लव एट फर्स्ट साइट? छोटी लड़की, तुम अभी बहुत भूली हो। तुम कैसे जानती हो कि मैं बुरा व्यक्ति नहीं हूँ? अगली बार ऐसा कभी दूसरे लोगों के सामने मत कहना। तुमने अभी दुनिया नहीं देखी है, यहाँ बहुत से बुरे लोग रहते हैं। इतना कहकर देवेश वहां से निकल जाता है। वो रास्ते में सोचने लगता है कि आजकल की लड़कियां तो कुछ ज्यादा ही बोल्ड होती जा रही है। तभी उसे यामी की याद आ जाती है, फिर वो मुस्कुराने लगता है। अभी देवेश यामी के साथ अपने दिवा स्वप्न में खोया ही था कि तभी उसके पास एक और ऑर्डर आता है। वो ये ऑर्डर देखकर थोड़ा हैरान था, क्योंकि पहली बार उसके पास किसी लड़के का ऑर्डर आया था। इससे पहले की सभी ऑर्डर सिर्फ लड़कियों का ही किया होता था, इसलिए देवेश थोड़ा सरप्राइज हो गया था। वो जल्द ही उस लड़के के पास पहुंच जाता है जिसने उसे ऑर्डर किया था। उसका नाम चमन था। चमन देवेश को ऐसे ही कुछ देर देखता ही रहता है, फिर वो उससे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे कर देता है। देवेश भी उसे कैजुअली हाथ मिलाता है। दोनों कार में बैठकर निकल पड़ते हैं। देवेश नोटिस करता है कि चमन उसे लगातार जब से बैठा है तब से घूरे जा रहा है। देवेश उससे पूछता है कि क्या उसके चेहरे पर कुछ लगा है। चमन जवाब देता है, नहीं कुछ नहीं लगा है, तुम बहुत हैंडसम हो। देवेश को उसके ऐसे देखने से कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। न जाने उसे क्यों ऐसा लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। तभी वो चमन उसका हाथ पकड़कर उसे चूमने लगता है। देवेश कार को तुरंत रोक लेता है। वो चमन से हाथ छुड़ाते हुए बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? चमन कहता है कि ब्रो, क्या तुम लड़कों में इंटरेस्टेड हो? मुझे तुम अपना पार्टनर बना लो। देवेश समझ गया कि माजरा क्या है। वो कार से बाहर आकर कहता है, देखो भाई, तुम मुझसे पहले तो दूर रहो। मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं लड़कियों में इंटरेस्टेड हूँ। तो जो तुम सोच रहे हो वो मैं नहीं हूँ। देवेश तुरंत कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। चमन वहीं खड़ा रह जाता है। आज देवेश बाल बाल बचा था। आज उसकी जान गले में आ गई थी। उसे उस समय बहुत डर लग रहा था कि कहीं उसकी इज्जत ये लड़का न ले ले, क्योंकि चमन काफी हट्टा कट्टा था। चमन चाहता था तो देवेश ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाता। वो तो चमन में कुछ ज्यादा फोर्स नहीं किया, नहीं तो देवेश तो गया ही था लगभग। देवेश सोचता है कि इससे तो लड़कियों को ड्रॉप करना लाख गुना बेहतर है। तभी देवेश कहता है, मुझे हमेशा लड़कियों के ही ऑर्डर क्यों मिलते हैं और आज ये मिला क्यों? तभी वहां सारा आ जाती है। वो उसे बताने लगती हैं कि सिस्टम लगभग सभी लड़कियों के ऑर्डर जो कि टैक्सी के लिए किए होते हैं वो आपकी तरफ डाइवर्ट कर देता है, क्योंकि लड़कियां आप में इंटरेस्ट दिखा सकती है।
जिससे आपको 5 स्टार रिव्यू जल्दी मिलेगा। देवेश को अब सब मामला समझ आ रहा था कि क्यों उसे बार बार लड़कियों को ही पिक करने को मिलता था, और आज जो हुआ वो भी समझ आ गया था कि क्यों हुआ। वो सोचता है कि ये सिस्टम कितना चालाक है, टास्क पूरा करवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी देवेश का फ़ोन रिंग करने लगता है। ये कॉल मिस्टर अय्यर का था, जो कि कबीर इंटरनेशनल रेसिंग ट्रैक के मैनेजर है। देवेश कॉल पिक कर लेता है। मैनेजर अय्यर कहते हैं, लिए मिस्टर राय आप आज कंपनी आता कि नहीं जी। देवेश कहता है कि क्या हुआ मिस्टर अय्यर, आज कुछ इम्पोर्टेंट है क्या। मिस्टर अय्यर उसे बताते हुए कहते हैं कि आज एक बड़ी कार रेस है, क्योंकि आप भी कार रेसिंग में इंटरेस्टेड है तो मैं आपको ये बताना चाहता था। देवेश सोचता है कि वैसे भी आज वो काफ़ी डर गया था, कार रेसिंग से अच्छा क्या हो सकता है, मन बहलाने के लिए। देवेश कहता है कि तुम जैसा भी कर रहे हो करते रहो, मेरा इंतज़ार मत करना, मैं जल्दी आ जाऊंगा, अगर कोई काम नहीं हुआ तो। इतना कहकर देवेश फ़ोन रख देता है, क्योंकि अय्यर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी तरफ से फ़ोन रखता। देवेश ताज़ी हवा लेने के लिए अपने कार का रूफटॉप खोल देता है। फिर वो कुछ सोचने के बाद कबीर रेसिंग ट्रैक की ओर निकल पड़ता है। वो रास्ते में बसंत हाउस के पास से गुजर रहा था कि उसके कानों में एक मीठी सी आवाज़ गूंजती है, मिस्टर राय आप यहाँ। देवेश उस तरफ देखता है जिस तरफ से आवाज़ आई थी, तो वहाँ एक लड़की वेल ड्रेस अप होकर खड़ी थी। देवेश एक बार के लिए उसे पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसने मेकअप भी कर रखा था, लेकिन फिर उसे पहचान गया। ये वही लड़की थी मुस्कान अग्रवाल, लाइव स्ट्रीमर, जिसने उसे एक बार अपना बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने को कहा था अपनी शादी से बचने के लिए। और इसके साथ ही तो देवेश ने वॉच सेंटर से पाटेक फिलिप सन मून वॉच की शॉपिंग की थी। देवेश की नज़र अपने ऊपर आते देख मुस्कान हाई करते हुए हाथ हिलाने लगती है। मुस्कान देवेश के पास आकर पूछती है कि देवेश कहाँ जा रहा है, तो देवेश उसे साफ साफ बता देता है कि वो कबीर इंटरनेशनल रेसिंग ट्रैक की ओर, मतलब वही जा रहा है। मुस्कान खुश होकर हंसते हुए बोली, क्या कोइंसिडेंट है, मैं भी वही अपना लाइव स्ट्रीम करने के लिए जा रही हूँ। आज वहाँ बड़े बड़े खानदान के लड़के रेसिंग कर रहे होंगे और उनकी स्पोर्ट कारें तो देखने ही लायक होगी। क्या आप मुझे वहाँ तक के लिए लिफ्ट दे देंगे। देवेश कहता है, हाँ क्यों नहीं, आ जाओ बैठो। मुस्कान तुरंत ही कार में बैठ जाती है। देवेश उससे पूछता है, क्या सच में वह वहाँ लाइव स्ट्रीम करेगी। मुस्कान कहती है, अगर मैं आज वहाँ लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाई तो मेरे ब्रॉडकास्टिंग कंपनी मुझे निकाल देगी। मैं बहुत मुश्किल से वहाँ एंट्री पाई हूँ, मैं इसे ऐसे ही नहीं खो सकती, क्योंकि इससे बाद मेरी प्रमोशन होने की ज़्यादा चांस हो जाएगी। दोनों जल्द ही कबीर इंटरनेशनल रेसिंग ट्रैक के एंट्रेंस पर पहुंच गए। देवेश कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही अंदर चलूंगा, देखूं तो कि लोग कैसे किस तरह से रेसिंग करते हैं और लाइव स्ट्रीम कैसे करते हैं। मुस्कान भी हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं। दोनों अंदर चले जाते हैं। दोनों जाते ही हाल में देखते हैं कि दो लोग आपस में लड़ रहे थे। मुस्कान कहती है, ये दोनों अब क्यों लड़ रहे हैं। देवेश मुस्कान से कहता है, क्या तुम इन दोनों को जानती हो। मुस्कान कहती है, ये दोनों हमारी ही ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के अंक है। वो लड़की जूही कपूर है और वो लड़का अजय चौधरी है। मैं वहाँ जाती हूँ और देखती हूँ कि क्या मैटर है। मुस्कान जल्दी से अजय के पास पहुंचकर पूछती है, अजय क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे झगड़ क्यों रहे हो। अजय दांत पीसते हुए बोला, इसके अलावा और क्या हो सकता है। मिस जूही हम दोनों से छुटकारा पाना चाहती हैं। जूही रुडली कहती है, तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं तुम दोनों को यहाँ से बाहर कर रही हूँ। वो तो यहाँ कबीर रेसिंग ट्रैक के ओनर हैं, जिन्होंने ने ये कहा है कि यहाँ सिर्फ एक ही अंक की ज़रूरत है। मुस्कान थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, मिस जूही वहाँ तो काफ़ी जगह होगी ना, तो फिर हम तीनों क्यों नहीं लाइव कर सकते, क्या ये अच्छा नहीं होगा। अजय दांत पीसते हुए बोला, क्या मजाक कर रही है आप। भला हमें ट्रैक के ओनर ने कैसे मना किया है। मैं अच्छे से जानता हूं कि आप मिस्टर डेविड के जरिए हमें बाहर निकलवाना चाहती हैं, ताकि कंपनी जो रिवॉर्ड दे वो सब आप रख ले। जूही एक क्रीपी स्माइल के साथ कहती है, तो क्या हुआ, इसमें गलत ही क्या है कि मैंने मिस्टर डेविड का सहारा ले लिया। वैसे भी तुम दोनों जैसे छोटे एंकरों के साथ काम करना भी कौन चाहेगा। तभी वहां एक लड़की भागते हुए आती है और कहती है, मिस जूही यह रहा आपका पासिंग कार्ड, अब आप अपना काम कर सकती हैं। आपका अंदर मी डेविड आपका इंतजार कर रहे हैं। जूही वो आईडी कार्ड लेते हुए बोली, मैं तो चली यहाँ से अकेले लाइव करने, अब तुम दोनों घर जा सकते हो। अजय उसे जाते हुए बस देखता रह जाता है। वो वहीं बस मुट्ठी बंद हुए खड़ा था। मुस्कान कहती है, अजय चलो हम वापस चले, अब हम कुछ नहीं कर सकते, उसके पास मिस्टर डेविड की बैकिंग है,
हम उसके साथ मुकाबला भी नहीं कर सकते। अजय भी सिर पर हाथ रखते हुए बोला, चलो अब वैसे भी हम कुछ और कर भी तो नहीं सकते। तभी एक आवाज़ उन दोनों के कानों में पड़ती है, अरे किसी को कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों मेरे साथ मेरे पीछे आओ और आज यहाँ अपना लाइव स्ट्रीम करो। देवेश की बातें तो जूही भी सुन लेती है। वो देवेश की तरफ मुड़ते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये बात कहने की? अगर तुम डेविड बजाज से पंगा लेने की हिम्मत भी करोगे तो ऐसे ही मरवा दिए जाओगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे। देवेश हंसते हुए कहता है, ओ तो ये बात है, क्यों ना तुम उसे यहीं बुला लो, जरा मैं भी तो देखूं मैं कैसे करने वाला हूं। मुस्कान देवेश को डेविड को हल्के में लेते देख उसके पास आकर कहती है, आप हमारे लिए इन सब में मत पड़िए, हम अब अपना लाइव नहीं करेंगे, हम उससे पंगा नहीं ले सकते हैं, चलिए हम यहाँ से चलते हैं। देवेश कहता है, अरे नहीं, तुम लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों मेरे साथ अंदर चलो और अपना लाइव वही करो। अजय मुस्कान के करीब आकर धीरे से बोला, मुस्कान तुम्हारे इस फ्रेंड का बैकग्राउंड क्या है जो यह बातें ऐसे कर रहा है, जानता है न कि डेविड बजाज कौन है? मुस्कान भी कुछ सोचते हुए कहती है कि मुझे भी सच में इसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता, क्योंकि ये जैसे दिखते हैं वैसे ये है नहीं, लेकिन मैं इन पर इतना तो भरोसा करती ही हूँ क्योंकि वो दिल के बड़े अच्छे हैं। मैंने सोच लिया है कि मैं अब मिस्टर राय के साथ ही जाऊंगी। इतना कहकर वो देवेश के साथ जाने लगती है, क्योंकि मुस्कान को लग रहा था कि जिसने उसे आईफोन ऐसे ही बस थैंक यू करने के लिए दे दिया हो और करोड़ों की घड़ी ऐसे ही बिना सोचे खरीद ली हो, उसका बैकग्राउंड तो आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। अजय वहीं खड़े होकर सोचने लगता है कि वो देवेश के साथ जाए या ना जाए, क्योंकि उसके साथ कुछ भी हो सकता है अगर वो देवेश के साथ गया, लेकिन अगर सच में देवेश का बैकग्राउंड स्ट्रांग हुआ तो तब तो उसके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। वो कहता है कि अब मुस्कान उस पर ट्रस्ट कर रही है तो एक बार के लिए मैं भी तो ट्रस्ट कर ही सकता हूँ, इतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। इतना सोचकर वो जान हथेली पर लेकर देवेश के पीछे पीछे जाने लगता है। जूही आगे जाते हुए सोचती है कि कितना शर्मनाक होगा जब ये तीनों लोग बाद में पीटे जाएंगे। इतना सोचकर वो मुस्कुराने लगती है। चारों अंदर पहुंचते हैं। मुस्कान, अजय और जूही के तो आंखें ही बाहर आ गई थी, क्योंकि रेस ट्रैक के स्टैंडिंग पर पॉश, लैम्बोर्गिनी, फरारी, BMW, मक्लारन और मर्सिडीज ऐसी ही कई और बड़ी ब्रांड की स्पोर्ट कारें खड़ी थी, जिनकी प्राइसेस तो पूछने ही क्या, करोड़ों में थी, करोड़ों में। वहां कंपनियों के टॉप मॉडल को देखकर मुस्कान के मुंह से सिर्फ ओ माय गॉड ही निकलता है। अजय कहता है, अरे बाप रे, अगर हमने यहाँ आज सच में लाइव स्ट्रीमिंग कर ली तो हम दोनों की तो पॉपुलैरिटी तो डेफिनेटली ऊपर चली जाएगी और हम प्रमोट भी हो सकते हैं। देवेश की नज़र कारों पर नहीं रेसिंग ट्रैक पर थी, क्योंकि जब से रेसिंग ट्रैक देवेश को मिली थी तब ट्रैक की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, कई जगह से तो ट्रैक टूट भी गई थी। लेकिन उसके वहां आते ही मैनेजर एयर से रिनोवेट करने के लिए कह दिया। रिनोवेशन के नाम पर काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिया था, क्योंकि वो जानता था कि ये इन्वेस्टमेंट किया पैसा उसके पास 2 गुना 4 गुना या 100 गुना होकर वापस आएगा। आज के रेस के बाद उसका ये ट्रैक और भी पॉपुलर हो जाएगा और लोग यहाँ रेसिंग करने आएंगे। देवेश के मन में चल रहा था कि वो पैसों के बेड पर लेटा है और ये सब सोचते हुए खूब मुस्कुराए भी जा रहा था। तभी उसके पास अजय आकर बोला, भाई देवेश, क्या तुम श्योर हो कि हम यहाँ लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं? देवेश हाथ हिलाते हुए बोला, इसमें श्योर होने वाली बात है ही नहीं, तुम लोग यहाँ आज ब्रॉडकास्ट करोगे, अपने सामान तैयार करो, यहाँ तुम दोनों को यहाँ से कोई नहीं निकल सकता, मेरे रहते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। उन लोगों से थोड़ी दूर पर डेविड और मैनेजर एयर कुछ बातें कर रहे थे और उनके पीछे पीछे जूही भी चल रही थी। वो सोच रही थी कि बस तुम तीनों इंतजार करो, मिस्टर डेविड और मैनेजर एयर तुम्हारे पास आने ही वाले हैं। अब तीनों पास आ जाते हैं, तब जूही उन तीनों की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहती है, मी डेविड, मैनेजर एयर, आपने तो कहा था कि आज सिर्फ मैं ही एक्सक्लूसिव लाइव ब्रॉडकास्ट करूंगी, फिर ये सब लोग यहाँ क्यों आ गए? वो देवेश की तरफ इशारा करते हुए कहती है, खास तौर पर वो आदमी कुछ ज़्यादा ही पागल है, यहाँ तक कि वो आपको भी सीरियसली नहीं ले रहा था। वो और कुछ आगे कहने ही वाली थी कि वो देखती है कि मैनेजर एयर देवेश को नमस्ते कर रहा था। मैनेजर एयर देवेश से कहते हैं कि मिस्टर राय आप आ गए जी। देवेश कहता, हाँ मैं आ गया। वैसे मिस्टर एयर, आपने तो कमाल ही कर दिया, इतने कम टाइम में इतने बड़े ट्रैक को रिनोवेट कर दिया, थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क। आज से आपकी सैलरी डबल और सभी एम्प्लॉय की भी। मैनेजर तो देवेश की बात सुनकर खुशी से देवेश को थैंक यू करने लगता है,
देवेश कहता है, अरे थैंक यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो आपकी बड़ी मेहनत है बस। जूही अभी ये सब बात पचा ही रही थी कि उसके बगल से डेविड भी हाथ हिलाते हुए बोला है, देवेश तुम कब यहाँ आए? डेविड बस देवेश को देखे जा रहा था, उसने तो जूही की पूरी बात सुनी भी नहीं थी। ये सुनकर तो उसके होश ही उड़ गए, वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी। वो कांपती आवाज में डेविड से बोली, मी डेविड, मैनेजर एयर, क्या आप दोनों उस आदमी को जानते हैं? डेविड थोड़ा चिढ़ते हुए गुस्से से बोल, क्या तुम अंधी हो, दिखाई नहीं देता? ये इस कबीर इंटरनेशनल रेसिंग ट्रैक के ओनर है, तुम कैसे इन्हें नहीं जानती? ओनर का सुनते ही वो अभी जो रूही लड़खड़ा रही थी वो तो नीचे ही गिर गई। डेविड के मुंह से देवेश के ओनर होने की बात मुस्कान और अजय ने भी सुन ली थी। वह दोनों ये सुनते ही शौक से जम से गए थे। इसका मतलब ये था कि वो दोनों अब तक इस रेसिंग ट्रैक के ओनर के साथ ही थे, तभी तो वो इतने कॉन्फिडेंट में था कि हम दोनों को कोई यहाँ से नहीं निकल सकता है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उसके साथ कोई भी बदतमीजी नहीं की, ये सब वे दोनों अपने मन में सोच रहे थे। अजय मुस्कान के पास आकर कहता है, क्या तुम ये नहीं जानती थी? तुम्हारा दोस्त तो इस रेसिंग ट्रैक का ओनर निकला। मुस्कान भी कहती है, मुझे खुद ये सुनकर शौक लगा है, मुझे नहीं पता था कि ये इस रेसिंग ट्रैक का मालिक है। हाँ, मैं ये जरूर जानती थी कि उसका बैकग्राउंड इतना सिंपल नहीं है जितना कि दिखता है। दोनों काफ़ी धीरे धीरे बातें कर रहे थे। देवेश डेविड से कहता है, डेविड क्या ये तुम्हारी कोई फ्रेंड है? ये मुझसे आज कुछ ज़्यादा ही रडली बात कर रही थी। अगर ये तुम्हारी दोस्त है तो मैं इसे माफ़ कर देता हूँ, नहीं तो इसे बाहर कर देना चाहिए। डेविड कहता है, फ्रेंड? अरे नहीं, ये मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, इससे तो मैं अभी कुछ समय पहले ही मिला था। इसने मुझे बस कुछ मदद मांगी थी। आप इसके साथ चाहे जो करें, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है और न ही मतलब है। ये कहते हुए डेविड एक अजीब सा फेस भी बना रहा था और रूही से दूर भी हो रहा था। रूही मासूम सा फेस बनाते हुए डेविड से कहने लगती है, मिस्टर डेविड, मुझे यहाँ से मत निकालिए। अगर आपने मुझे यहाँ से निकाल दिया तो मेरा लाइव ब्रॉडकास्ट का करियर खत्म हो जाएगा। डेविड अब रूही से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया था। ये लड़की उससे कल से ही चिपक रही थी, जहाँ जाता वहीं पीछे पीछे आ जाती। डेविड गुस्से से उसे घूरते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे करियर से कोई मतलब नहीं है। वैसे मैं देवेश भाई को अच्छे से जानता हूँ, भले ही हम एक दो बार ही मिले हो। अगर तुमने कुछ ज़्यादा नहीं किया होता तो वो तुम्हें निकालने की बात नहीं करते, तुमने ज़रूर उन्हें कुछ ज़्यादा ही बोला होगा। डेविड अपने दो बॉडीगार्ड को बुलाता है और उनसे कहता है कि इन मोहतरमा को बाहर का रास्ता दिखा दो और अगर ना माने तो फोर्स भी कर सकते हो। उन दोनों बॉडीगार्ड को देखकर रूही के तो पसीने छूट गए थे। अब उसमें जिद करने की भी हिम्मत नहीं बची थी। वो चुपचाप वहां से नजरें झुकाकर चली जाती है। वो ये सोच कर आई थी कि उन तीनों को यहाँ से बाहर निकलवा देगी, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब उसे ही बाहर जाना पड़ रहा था। वो फिर देवेश से बुरे बर्ताव करने के लिए पछताने लगती है। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो शायद वो भी आज अजय और मुस्कान के साथ यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग कर सकती। तभी डेविड कहता है, देवेश भाई, ये एंकल लड़की खूबसूरत तो है पर कमज़ोर लगती है। क्या तुम चाहते हो कि मैं इससे भी अच्छी अच्छी लड़कियों को तुमसे इंट्रोड्यूस कराऊं? देवेश थोड़ा सा सख्त आवाज में कहता है, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए यह अच्छा रहेगा कि तुम देश के लिए कुछ करो। चलो बताओ, तुमने अपनी कंपनी का इस साल कितना प्रॉफिट कराया? देवेश की बातें सुनकर डेविड चुप हो गया। इधर देवेश और डेविड की बातें अजय भी सुन रहा था। उसका ध्यान अपने लाइव ब्रॉडकास्ट पर नहीं था, उसका तो बस देवेश पर ध्यान था। जब से वो देवेश सेला है तब से वो उसका बैकग्राउंड जानना चाहता था। वो ये देखकर हैरान था कि देवेश डेविड से कैसे बात कर रहा है। वो सोचता है कि आखिर देवेश कितने स्ट्रांग बैकग्राउंड से आता है जो उसने डेविड को ऐसे ही चुप कर दिया। डेविड उन लोगों में काफ़ी फेमस था। वो अमीर, पावरफुल और कुछ गुंडा टाइप का था, इसलिए लोग उससे से काफ़ी डरते थे। डेविड अपना चुप्पी तोड़ते हुए हंसते हुए बोला, अरे देवेश भाई, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गए। इधर देवेश भी जानता था कि डेविड ज़्यादा बोलने वाला और प्ले बॉय टाइप का लड़का है, पर वो इतनी जल्दी पलट जाएगा ये नहीं जानता था, इसलिए वो भी मुस्कुराते हुए बोला, तो मैं भी तो मजाक ही कर रहा था। डेविड कहता है, देवेश भाई चलो ट्रैक का 2 राउंड लगाते हैं। मैंने कुछ नई स्किल सीखी है, अब मुझे उन्हें ट्राई करने के लिए हाथों में खुजली हो रही है। देवेश कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैंने अपनी ड्राइविंग स्किल को और भी इम्प्रूव कर लिया है। तुम्हारे लिए मुझे हराना आसान नहीं होने वाला है।
इतना कहकर दोनों अपने अपने कार में बैठ जाते हैं। इधर मुस्कान और अजय लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए बोले अभी रेसिंग को स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम है, तो इसके पहले ही दो लोग वार्म अप करने के लिए रेसिंग कर रहे हैं, तो दर्शकों दिल थाम के तैयार हो जाए रोमांचक रेस को देखने के लिए। दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली है। तभी डेविड कहता है देवेश चलो कुछ बेट लगाते हैं, नहीं तो ऐसे रेसिंग करने से मज़ा नहीं आएगा। देवेश कहता है तुम बात तो सही कह रहे हो, तो बताओ क्या बेट लगाया जाए। डेविड कहता है तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है कि हम 2 राउंड लगाएंगे, जो भी जीतने वाले से जितनी सेकंड पीछे आएगा उसे उतने करोड़ देना होगा, मतलब हर सेकंड पर 1 करोड़ रुपए का। तुम्हें मंजूर है? देवेश कहता है हाँ बिल्कुल। उन दोनों को तैयार होने पर चीयर लेडी कहती है 3, 2, 1 स्टार्ट। रेस स्टार्ट हो जाती है। पहले तो डेविड आगे था, लेकिन जैसे ही टर्न आते हैं तो डेविड थोड़ा धीमा हो जाता है, नहीं तो कार के पलटने का चांस होते हैं। वहीं देवेश ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो उसी स्पीड में था और इसी में डेविड को बीट करके आगे निकल गया और फिनिश लाइन पर पहुंच गया। उसके पीछे डेविड भी पहुंच गया। दोनों के बीच में अंतर 235 सेकंड का था। मुस्कान और अजय देवेश के पास आते हैं। अजय कहता है वाह देवेश भाई, मुझे नहीं पता था कि तुम एक प्रोफेशनल रेसर हो। मुस्कान कहती है तुम्हारी ड्राइविंग स्किल तो ऑसम है। तभी डेविड भी कार से निकलते हुए बोला कोई मेरी भी तो तारीफ कर दो यार। देवेश कहता है हाँ भाई डेविड कैसा लगा, मज़ा तो आया। डेविड कहता है तुम सच में बहुत खतरनाक रेसर हो, मैंने इतने दिनों तक काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग की थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें हरा नहीं पाया। इतना कहते हुए वो मासूम सा चेहरा बनाते हुए 235 करोड़ का चेक फाड़कर देवेश को दे देता है। देवेश उससे कुछ मुस्कुराते हुए ले लेता है और उसे इसके लिए थैंक यू भी बोलता है। देवेश वो चेक मैनेजर को थमा देता है और उनसे कहता है मेरी कार पर एक डेंट पड़ गया है, किसी गधे ने इस पर फ्लावर पॉट फेंक दिया था, इस चेक को लो और इससे मेरी कार को सही करवा देना। मैनेजर एयर कहता है ओक मिस्टर राय, मैं इसका फ़ोटो लेकर अभी कंपनी को भेज देता हूँ जी, जिससे वो अपना इंजीनियर भेजकर इसे फिक्स करता जी। देवेश अजय और मुस्कान के पास जाकर कहता है तुम दोनों यहाँ आराम से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो और अगर किसी मदद की ज़रूरत हो तो मैनेजर एयर से बेझिझक मिल लेना। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। दोनों उसकी मदद करने के लिए थैंक्स करते हैं। देवेश जाने लगता है। तभी डेविड उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोला क्या चल रहा है भाई, तुम्हारे पास एक सुंदर एंकर है, तुम उसे छोड़कर फिर से वही बोरिंग टैक्सी ड्राइवर के काम के लिए जा रहे हो। देवेश कहता है मैं तुम्हें बता दूं, मैं थोड़ा ऐसे ही घूमने जा रहा हूं, अगर तुम्हें चलना हो तो मेरे साथ चल सकते हो, मैं बुरा बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, क्या चलना चाहोगे। डेविड समझ गया कि देवेश उसे इनडायरेक्ट वे में माना कर रहा है। वो कहता नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा है, मैंने अभी कल ही एक नई गर्लफ्रेंड बनाई है, मैं तो भाई उसी के साथ आज टाइम स्पेंड करूंगा, तुम जाओ अपना बोरिंग काम करो। देवेश आगे जाते हुए बोला ठीक है फिर तुम जाओ टाइम स्पेंड करो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ, मैं अकेले ही वॉक पर चला जाता हूँ। इतना कहकर वो कबीर इंटरनेशनल रेसिंग ट्रैक से बाहर चला जाता है और डेविड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अकेले वॉक पर जाने का ताना क्यों मार रहा है, अभी तो इनडायरेक्ट वे में मना कर रहा था। देवेश बाहर अपना सिस्टम चेक करने लगता है तो उसमें शो हो रहा था कि देवेश को अभी कुछ और ऑर्डर पूरे करने हैं, इसके बाद उसका दूसरा टास्क दिया जाएगा। देवेश गुस्से से सिस्टम को देखते हुए कहता है कुछ का क्या मतलब है, अरे नंबर बता देता कितना ऑर्डर लेना है। तभी वहां सारा आकर कहती है मास्टर आपका टास्क पूरा होते ही आपको बता दिया जाएगा, आप चिंता क्यों करते हैं। देवेश अपने आप को शांत करता है और वॉक के लिए पार्क की ओर निकल पड़ता है। अगली सुबह देवेश ब्रेकफास्ट करके डी के कमर्शियल पोर्ट के लिए निकल गया था। वो वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट पर साइन करता है। उसे वहाँ पता चलता है कि बोट क्लब के मैनेजर का पद मदन के निकाले जाने के बाद से खाली है। तो वह कुछ देर सोचने के बाद काजल को कॉल कर देता है और उसे डी के कमर्शियल पोर्ट के मेन ऑफिस में बुला लेता है। वह उसे बोट क्लब का मैनेजर का पोस्ट ऑफर करता है और बताता है कि सैलरी 1 लाख रू बोनस अलग से दिए जाएंगे और इसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी है। आगे आने वाले टाइम में तुम्हारी सैलरी और भी बढ़ा दी जाएगी। पहले तुम्हें यहाँ कुछ दिन ट्रेनिंग करना है, उसके बाद से सारा काम देखना है। काजल देवेश की बात तुरंत ही मान जाती है। कहाँ उसे बैंक में 45,000 ही मिल रहे थे, यहाँ उससे 2 गुना से ज़्यादा और बोनस अलग से, तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इसे मना करेगा।
देवेश काजल को उसका कार्ड वापस कर देता है, कहता है कि ये तो मैंने तुम सभी को सबक सिखाने के लिए किया था। काजल उसका शुक्रिया करती है। देवेश ने ऐसे ही काजल को मैनेजर नहीं बनाया था। काफ़ी सोचने के बाद उसे वही उस पोस्ट के लिए ठीक लगी। वो जानता था कि काजल काफ़ी मेहनती है, वो काफ़ी BEAUTIFU भी है, हालांकि यामी से कम है लेकिन एवरेज से तो ऊपर ही है। तो जब एक ब्यूटीफुल मैनेजर होगी तो लड़कों का इंटरेस्ट बोट क्लब में और भी बढ़ जाएगा, और वो काजल को इम्प्रेस करने के लिए और शो ऑफ करने के लिए प्रीमियम बोट को ही सेलेक्ट करेंगे, जिससे कि बोट क्लब का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। बेसिकली देवेश ने एक तीर से 3 निशाने लगाए थे, एक काबिल मेहनती मैनेजर, रेवेन्यू बढ़ाने का मौका, और तीसरा था कि जब लोग ये जानेंगे कि काजल को देवेश ने खुद हायर किया है तो सभी लोग उसके अंडर में और भी अच्छे से काम करेंगे, यहाँ तक कि सभी मैनेजर भी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि देवेश ने काजल को उनके कामों पर नज़र रखने के लिए हायर किया है। देवेश को यहाँ सब काम खत्म करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, इसलिए उसे भूख भी लग रही थी, तो वो वहाँ से निकल पड़ता है। वो कुछ देर बाद एक स्ट्रीट में घुस जाता है। वहाँ वो एक औरत को अपना स्टॉल बंद करते देख देवेश कहता है, अरे संगीता आंटी, आप अपना स्टॉल इतनी जल्दी क्यों बंद कर रही है? संगीता उस तरफ देखती है जिस तरफ से आवाज़ आई थी। वो उसे देखते ही पहचान जाती है। अरे देवेश बेटा, तुम तो बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। देवेश अक्सर यही खाना खाने आता था। जब देवेश के पास पैसे नहीं होते थे तो भी संगीता उसे भरपेट खाना खिलाती थी और कहती थी जब तुम्हारे पास हो जाए तब दे देना। देवेश भी उनके बेटे को पढ़ाई में काफ़ी मदद करता था, इसलिए दोनों के बीच एक अच्छा सा बॉन्ड बन गया था। देवेश कहता है, आपने बताया नहीं कि क्यों इतनी जल्दी बंद कर रही है? मुझे तो भूख लगी थी, मैं यहाँ आपके हाथों के बने स्वादिष्ट वेज बिरयानी खाने आया था, काफ़ी टाइम हो गया था उसे खाए। संगीता कहती है, अरे छोटू को स्कूल से लाने का समय हो गया था तो मैं बस वही स्टॉल बंद करके उसे लेने जा रही थी, क्यों ना तुम कुछ देर इंतजार करो, मैं आकर तुम्हारे लिए वही बना दूंगी जो तुम खाना चाहोगे। देवेश मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो ये बात है। अरे आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ही उसे लाने के लिए चला जाता हूँ, वैसे भी मैं अभी खाली हूँ, तब तक आप मेरे लिए खाना तैयार कीजिए। संगीता कहती है, नहीं बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देवेश कहता है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है आंटी, आप बस वो तैयार रखिए। ये कहते हुए वो दूर जा रहा था। देवेश जल्द ही स्कूल पहुंच जाता है। काफ़ी टाइम बीत जाते हैं लेकिन छोटू बाहर नहीं आता, तो देवेश एक लड़के से पूछता है कि क्या सारे बच्चे निकल चुके हैं। वो लड़का हाँ में सिर हिलाता है। देवेश स्कूल के अंदर चला जाता है। वो अंदर जाकर हर कमरे को देखे जा रहा था। वो क्लास 8 की क्लास के बाहर आकर रुक जाता है। वो अंदर देखता है तो वहाँ छोटू खड़ा था और उसके साथ 3 लोग और खड़े थे। वो एक को देखते ही थोड़ा चौंकते हुए बोला, अरे ये तो वही है। देवेश जिसे देखकर चौंका था वो इस स्कूल की एक टीचर थी जिसका नाम काव्या शुक्ला था। काव्या ने द डार्क मून होटल में कई महीनों पहले देवेश का उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पूजा से पीछा छुड़ाने में मदद की थी, इसलिए वो देवेश को काफ़ी अच्छे से याद थी। तभी वहाँ खड़ी दूसरी औरत अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए बोली, मिस काव्या देखिए मेरे बेटे के चेहरे को, इसने उसको कैसे खरोच मारा है। मेरा बेटा फ्यूचर में बॉलीवुड में जाने वाला है और इसकी वजह से अगर मेरे बेटे के करियर में कोई दिक्कत आई तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। छोटू का नाम नीरज था, लोगों उसे प्यार से छोटू बुलाते थे। वो बहुत सीधा था। उस औरत की बातें सुनकर नीरज की आंखों में आंसू आ गए थे। वो डरते हुए बोला, इसने पहले मुझे बुली किया था, नहीं तो मैं ये सब नहीं करता। देवेश क्लास के बाहर खड़ा रहकर ये सब सुन रहा था। वो ये सोचकर रुका था कि पहले जान ले कि आखिर यहाँ मामला क्या है। वो अंदर आते हुए बोला, ओ बच्चे, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही बेहुदा फेस लेकर बॉलीवुड में फ्यूचर में जा भी पाओगे? तुम अपने आप पर कुछ ज़्यादा ही घमंड कर रहे हो, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, वहाँ चेहरे के अलावा कुछ टैलेंट भी होना ज़रूरी है। ये सुनकर नीरज और काव्या दोनों पीछे मुड़ते हैं तो नीरज के मुंह से निकलता है देवेश भैया और काव्या के मुंह से निकलता है कि मिस्टर देवेश तुम। देवेश को लगा नहीं था कि वो काव्या को अभी तक याद होगा। फिर वो सोचने लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही हैंडसम हूँ, तभी तो लड़कियाँ मुझे भूल ही नहीं पाती। देवेश को वहां देखकर नीरज काफी खुश हो गया था, क्योंकि अब उसके साथ भी कोई है जो उसका साथ देगा। वो तुरंत देवेश के पास आकर पूछता है, देवेश भैया आप यहाँ कैसे? देवेश उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, छोटू तुम्हारी मम्मी इंतजार कर रही है, इसलिए मैं ही तुम्हें पिकअप करने आ गया। वैसे छोटू यहाँ हुआ क्या है?
क्या तुमने अपने क्लासमेट से झगड़ा किया है या फिर उसे मारा पीटा है? तुम सिर्फ सीधे दिखते हो नहीं तुम? नीरज अपने कपड़े दिखाते हुए बोला, भैया मैं सच कह रहा हूँ, ये देखो इसने पहले मेरी शर्ट फाड़ी थी। देवेश अब उस औरत को देखते हुए बोला, मिस मुझे ऐसा लगता है कि आपके बेटे की पहले गलती है, तो आप पहले शिकायत नहीं कर सकती हैं। वो औरत अब देवेश पर चिल्लाते हुए बोली, लड़के तुम कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट बना रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने इसकी भरपाई नहीं की आज, तो मैं तुम सबको ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। ये तो तुम अपने दिमाग से निकाल ही दो कि मैं ऐसे ही मान जाऊंगी। नीरज की आंखों में आंसू थे। वो कहता है, सच में भैया, पहले इसने ही मुझे बुली किया था। देवेश जानता था कि नीरज सही कह रहा है, क्योंकि वो नीरज को काफ़ी अच्छे से जानता था कि वो बहुत सीधा लड़का है। उसने तब तक कुछ नहीं किया होगा जब तक कि बात हद से ज़्यादा ना बढ़ गई हो। वो औरत नीरज पर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, अगर मेरे बेटे ने तुम्हें थोड़ा सा परेशान कर भी दिया तो क्या ही गलत किया? तुम जैसे 2 कौड़ी के स्टॉल लगाने वाली के बेटे को परेशान करने में क्या ही दिक्कत है भला? वो कुछ आगे कह पाती कि उससे पहले ही देवेश आगे जाकर उसके गालों पर एक जोर का थप्पड़ जड़ देता है। वो औरत अब देवेश के ऊपर भड़क गई थी। देवेश ने उसे काफी जोर से मारा था। अपने मार खाए गाल पर हाथ रखकर वो गुस्से से देवेश को देखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? देवेश हाथ झाड़ते हुए बोला, मिस अपने जबान पर लगाम लगाए, आप कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है। उसके बाद देवेश अपने पॉकेट से रुमाल लेकर अपने हाथ को साफ करने लगा। वो उस औरत को ये दिखा रहा था कि उसे थप्पड़ मारने की वजह से देवेश के हाथ गंदे हो गए। वो औरत अब और भी गुस्से में आ जाती है। गुस्से की वजह से उसका सिर फटा जा रहा था, उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। वो गुस्से से काव्या की तरफ देखते हुए बोली, मैडम काव्या, क्या आप ऐसे ही शांत होकर खड़ी रहेंगी? आप बस मुझे और मेरे बेटे को परेशान होते हुए देखती रहेंगी। मेरे हस्बैंड एसआर कैपिटल में टेक्निकल मैनेजर हैं, अब हम इन सब पर लीगल एक्शन लेंगे। इतना जल्दी बात अपने ऊपर आते देख काव्या थोड़ी चौंक जाती है। फिर वो सीरियस होकर कहती है, इन सब में पहले आपकी गलती थी। अगर आप कोर्ट भी जाती है तो भी आपके लिए बेकार ही होगा। वो औरत गुस्से से कहती है, तो ठीक है, फिर अब आप ये हैंडल नहीं कर सकती तो अब पूरे स्कूल को ही इसका जवाब देना होगा। काव्या उसे इग्नोर करते हुए नीरज से कहती है, तुम पहले चले जाओ, मैं इन सब मैटर के बारे में प्रिंसिपल से बात कर लूंगी। नीरज उनकी मदद करने के लिए थैंक्स करता है। देवेश कहता है, चलो घर चले, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होंगी। देवेश नीरज को वहां से ले जाने लगता है, तभी वहां कोई तेजी से दरवाजा खोलते हुए आता है। वो कहता है, टीचर, मेरा बेटा कैसे स्कूल में बुली हो सकता है आपके रहते हुए? वो लड़का उसे देखते हुए बोला, डैड, उसने मुझे परेशान किया और इस आदमी ने यहाँ तक कि मॉम को भी थप्पड़ मारा। वो आदमी जो अभी आया था देवेश को गुस्से से देखते हुए बोला, क्या तुमने मेरी वाइफ को थप्पड़ मारा? तुम अभी इसी वक्त घुटने पर आकर मेरी वाइफ से इसके लिए माफ़ी मांगो। तुम जानते भी हो मेरा बॉस कौन है? मेरे बॉस डेविड बजाज है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमसे दुश्मनी करने की? तुम जिंदा तो रहना चाहते हो? देवेश सख्त लहजे में बोला, डेविड बजाज। इतना कहकर वो अपना फ़ोन निकाल कर उसे कॉल कर देता है और गुस्से से कहता है कि डेविड, तुम्हारे एसआर कैपिटल का टेक्निकल मैनेजर मुझे घुटने पर आकर माफ़ी मांगने के लिए कैसे कह सकता है? डेविड कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ऐसा कैसे? मेरी कंपनी में एक मूर्ख अभी तक काम कर रहा है। देवेश कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ? देवेश का इतना सीरियस टोन सुनकर डेविड समझ गया कि बात सीरियस है, नहीं तो देवेश इतने गुस्से में नहीं होता। वो कहता है, ठीक है, मैं अभी इस इडियट को ढूंढता हूँ और सबका सेटलमेंट करता हूँ। इतना कहकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। तभी वो आदमी कहता है, तुम किससे बात कर रहे थे? देवेश कहता है कि डेविड बजाज से। वो आदमी हंसते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मुझे क्या बेवकूफ़ समझ रखा है? तुमने अपना एटीट्यूड देखा भी है कभी? तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है कि तुम हमारे यंग बॉस मिस्टर डेविड को जान सको? लगता है अब तुम्हें इसके लिए भी सबक सिखाना होगा। वो कुछ आगे बोलता कि उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। वो देखता है कि कोई अननोन नंबर है। वो फिर भी कॉल पिक कर लेता है, ये सोचकर कि कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगा। तो वो जैसे ही कॉल पिक करता है तो आवाज़ आती है, केशव, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई देवेश राय से झगड़ा करने की? क्या तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो? वो ये आवाज़ सुनकर घबरा गया था, क्योंकि ये आवाज़ उसके बॉस यानी डेविड बजाज का था।
भला उस आवाज़ को वो क्यों न पहचानता। डेविड कहता है अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकल जाओ एसआर कैपिटल से, हमें तुम जैसे दूसरों के दम पर शेर बनने वाले गधों की कोई ज़रूरत नहीं है। केशव घबराते हुए कहता है मिस्टर डेविड मेरी बात तो सुनिए, मैं अभी उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ। मैंने अभी लोन लिया है घर और कार खरीदने के लिए। अगर आपने मुझे जॉब से फायर कर दिया तो मैं उसे कैसे भरूंगा और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। डेविड कहता है ठीक है, फिर हमारे अफ्रीका के युगांडा के ब्रांच में आदमियों की कमी पड़ रही है, तो तुम अगर निकाले नहीं जाना चाहते हो तो वहाँ जा सकते हो। ये सुनते ही वो घुटने पर आ गया और उसके हाथों से फ़ोन नीचे गिर गया। तभी उसकी वाइफ उसके पास जाकर कहती है क्या हुआ हस्बैंड, तुम ऐसे नीचे फ्लो पर क्यों बैठे हो। केशव कहता है कि वो सच में डेविड बजाज को जानता है और मिस्टर डेविड ने मुझे बिना एक शब्द कहे जॉब से फायर कर दिया है। ये सुनकर तो उसकी वाइफ और उसके बेटे के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। केशव देवेश से कहने लगा मिस्टर देवेश, हम जानते हैं कि इसमें सरासर सारी गलती हमारी है, मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे आप एक दूसरा मौका दे दीजिए। मिस्टर डेविड से ये कह दीजिए कि वो मुझे कंपनी से न निकाले। देवेश वहाँ से उसे इग्नोर करते हुए जाते हुए बोला, आज तो मैं यहाँ था, नहीं तो नीरज और संगीता आंटी के साथ तुम लोग क्या करते। मैं ये सोच भी नहीं सकता, तुम लोग यही डिज़र्व करते हो। निकल जाओ यहाँ से, अगली बार अच्छा इंसान बनने की कोशिश जरूर करना। इतना कहकर वो नीरज को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल पड़ा। देवेश का नीरज से कुछ अलग सा ही लगाव था, क्योंकि नीरज के पापा का एक एक्सीडेंट में डेथ हो गया था। देवेश भी अनाथ था, शायद इसलिए ही वो ये समझ सकता था कि किस किस कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है, इसलिए वो हमेशा नीरज को अपने छोटे भाई की तरह मानता था। इधर काव्या तो ये सब नज़ारा तो पचा ही नहीं पा रही थी। वो जब देवेश से मिली थी तो उसने उसे अपना इंट्रोडक्शन होटल का इंचार्ज कह कर दिया था, लेकिन वो डेविड बजाज को जानता है। अरे जानता ही नहीं, वो तो डेविड से बातें ऐसे कर रहा था कि वो दोनों आपस में दोस्त हों। डेविड कोई आम बंदा थोड़ी न था, वो अपने पावर और पैसे के लिए हमेशा चर्चे में रहता था। उसने दिल्ली में एक अलग ही दबदबा बना कर रखा था, खौफ का या फिर पावर का। काव्या समझ गई थी शायद देवेश ही उस होटल का मालिक है, और वो कोई आम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। नीरज और देवेश जल्द ही घर आ गए। उनका अपार्टमेंट मकान के दूसरे फ्लोर पर था, नीचे वो स्टॉल लगाया करते थे। नीरज आकर कहता है कि मम्मी मैं आ गया, पता है आज क्या हुआ। वो कुछ आगे कहता कि देवेश धीरे से उसके कानों में कहता है चुप रहो, ये सब आंटी को पता नहीं चलना चाहिए। नीरज धीरे से कहता है कि हाँ समझ गया। संगीता ने नीरज की पूरी बात नहीं सुनी थी। वो कहती छोटू तुम्हें इतना देर कैसे हो गई, और ये तुम्हारे कपड़े इतने नए क्यों लग रहे हैं। तभी देवेश बोल पड़ता है अरे आंटी, दरअसल मैं इसको अपने साथ लेकर बाजार घूम रहा था तो इसलिए लेट हो गया। इसकी शर्ट वहाँ बाजार में खरोच लगने से फट गया था तो मैंने नई दिला दी। संगीता कहती है इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं खुद उसे दिल देती। देवेश कहता है कि कोई बात नहीं आंटी, नीरज मेरे छोटे भाई जैसा है। इसके बाद वो देवेश को खूब प्रेम से वेज बिरयानी परोस देती हैं। देवेश बिरयानी खाने के बाद उसे पैक भी कर लेता है और वहाँ से आरडीजे कंपनी की ओर निकल पड़ता है। देवेश कंपनी में घुस जाता है। सिक्योरिटी गार्ड उसे नहीं रोकते क्योंकि वे सभी उसे जानते थे। देवेश अंदर जाता है तो देखता है कि सारे लोग अपने घर जा चुके हैं। देवेश यामी के केबिन के बाहर पहुंच जाता है। वो सोचता है कि ये लड़की अभी तक ओवरटाइम काम कर रही है, ये लड़की सच में बहुत मेहनती है। सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं और ये यहाँ अकेली रुककर ओवरटाइम वर्क कर रही है, क्या इसे किसी चीज़ से डर भी नहीं लगता है। वो धीरे से बिना आवाज़ किए यामी का दरवाज़ा खोलकर अंदर देखने लगता है तो यामी अपने बैग से बिस्किट निकाल कर बड़े प्यार से खा रही थी, जो खाते हुए काफ़ी क्यूट लग रही थी। उसे ऐसे देखकर अच्छे अच्छे का दिल फिसल जाता। यामी को ऐसे खाते देख देवेश को उस पर हंसी और प्यार दोनों ही आ रहा था। इसी में वो थोड़ा पीछे होता है तो दरवाजे से आवाज़ होती है, जिसके यामी चौंक जाती है। वो कहती है कौन है। वो डरते हुए केबिन से बाहर आकर कहती है कौन है यहाँ पर, तुम भूत बनकर मुझे डराने की कोशिश मत करो। ये सब देवेश केबिन के बगल में दरवाजे के पीछे सुन रहा था और अपनी हंसी रोक रहा था। यामी ये जरूर कह रही थी, लेकिन अंदर से काफ़ी डर भी रही थी क्योंकि पूरा बिल्डिंग खाली थी। वो डरते हुए अंदर केबिन में जाकर तुरंत फ़ोन निकालकर देवेश को कॉल कर देती है। यामी ऑफिस में काफ़ी डर रही थी, देवेश को कॉल कर रही थी, लेकिन देवेश कॉल पिक ही नहीं कर रहा था।
वो एक बार फिर उसे कॉल करती है, तो इस बार देवेश कॉल पिक कर लेता है। वो घबराते हुए बोली, हेलो देवेश, मैं अभी अपने ऑफिस में हूँ, क्या तुम मुझे यहाँ जल्दी से पिक करने आ सकते हो? प्लीज़ जल्दी करो। देवेश धीरे से कहता है, ओ आखिर क्या बात है? लेकिन मैं नहीं आ सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी एक ज़रूरी काम से बाहर आया हूँ। देवेश के धीरे धीरे बातें करने से यामी और भी डर रही थी, उसे डर के मारे पसीने आ रहे थे। वो डरते हुए थोड़ा तेजी से बोली, सब काम छोड़कर मुझे पिक करने आ जाओ, ऐसा लग रहा है कि कंपनी में कुछ बुरी चीज़ हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। देवेश उसे से काम डाउन करते हुए बोला, ओक ओक ठीक है, मैं आ रहा हूँ, बस इंतज़ार करो मेरा। इतना कहकर देवेश कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। देवेश के फ़ोन रखते ही यामी फिर से डरने लगती है। तभी यामी को किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। वो डरते हुए कहने लगती है, कका कौन है यहाँ पर? मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ जल्द ही आता होगा, तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुमसे डर जाऊंगी, जल्दी से इस कंपनी से तुम निकल जाओ। तभी एक शांत सी आवाज़ आती है, क्या सच में तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड मान लिया है? ये आवाज़ उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। इतने में ही दरवाज़ा खुलता है, तो सामने देवेश खड़ा था। यामी तुरंत उससे चिपक जाती है। वो देवेश को जोर से हग कर लेती है, यहाँ तक कि वो देवेश को सांस भी नहीं लेने दे रही थी। वो कहती है, देवेश आज कंपनी में कुछ अजीब से आवाज़ आ रहे थे, मुझे लग रहा था कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, जिस कारण मैं काफ़ी डर गई थी। थैंक गॉड तुम आ गए, नहीं तो मैं बस बेहोश ही होने वाली थी। देवेश को यामी का इतना जोर से हग करना काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसे ये भी अच्छा लग रहा था कि यामी उस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करती है या फिर उसे ही याद करती रहती है, तभी तो उसने पहले उसे ही कॉल किया था। तभी यामी को कुछ बात पिंच करती है, वो तुरंत देवेश को छोड़कर खड़ी हो जाती है। देवेश इस पल को काफ़ी एंजॉय कर रहा था, लेकिन यामी के उसे छोड़ने से वो यामी को देखने लगता है। यामी कहती है, देवेश मैंने तुम्हें जस्ट अभी ही कॉल किया था और तुम इतनी जल्दी से यहाँ आ गए कैसे? देवेश यामी की शक भरी नज़रों को देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ पूछ रही हो। अब उसे लग रहा था कि वो अब पकड़ा गया। देवेश मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोला, वो दरअसल बात यह है कि मैं यहीं तुम्हारे केबिन के बाहर कुछ दूरी पर था। यामी को बात समझ आते ही वो देवेश को अपने कोमल हाथों से मारने लगती है। वो कहती है, तुम गंदे कहीं के, तुम मुझे क्यों डरा रहे थे? तुम्हें पता भी है कि मैं कितना डर गई थी। देवेश उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, अरे मैं जानता हूँ कि रात में ऐसे अकेले काम करना कितना खतरनाक हो सकता है, इसलिए तुम्हें पहले घर चले जाना चाहिए। यामी अब शांत हो गई थी। यामी को देवेश का उसके सिर पर हाथ रखना और उससे ऐसी बात करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो शर्माते हुए देवेश से दूर होते हुए बोली, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, अब तुम ऐसे मुझे कभी मत डराना। वैसे तुमने अपने हाथ में क्या लिया है? देवेश कहता है, ये मुझे पता था कि तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया होगा, तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छी वेज बिरयानी लेकर आया हूँ। खैर ये किसी 5 स्टार होटल का नहीं है, एक छोटे से स्टॉल से है, लेकिन वहाँ मैं काफ़ी सालों से इसे खा रहा हूँ। ये सच में काफ़ी टेस्टी है, इसलिए मैंने इसे तुम्हारे लिए भी पैक करा लिया। तुम्हें इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तभी देवेश यामी के काफ़ी करीब आकर कहता है, क्या मैं सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, जो तुम अभी कुछ देर पहले कह रही थी? ये सुनते ही यामी के गाल टमाटर जैसे लाल हो गए थे। वो देवेश के इतना करीब होने से के कारण उसकी सांसों की गर्माहट को आसानी से फील कर सकती थी, जिसके कारण उसके दिल की धड़कन काफ़ी तेज हो गई थी। वो देवेश से दूर होते हुए बोली, वो तो मैं वैसे ही कह दिया था। देवेश उसे और ज़्यादा फोर्स नहीं करता, क्योंकि वो साफ साफ देख पा रहा था कि यामी कह कुछ और रही है और उसकी बॉडी और आंखें बता कुछ और रही है। देवेश कहता है, अच्छा छोड़ो इन सब को, चलो ये बिरयानी खा लो, नहीं तो ये ठंडी हो जाएगी, तब इसका टेस्ट नहीं आएगा। यामी उस बॉक्स को खोल देती है। यामी कहती है, अरे वाह, इसकी खुशबू तो काफ़ी अच्छी आ रही है। वो इसे स्मेल करने लगती है और कहती है, वाह ये तो काफ़ी डिलीशियस भी लग रही है। देवेश कहता है, अरे ज़्यादा देर मत करो, नहीं तो ये ठंडी हो जाएगी, तो इसका मज़ा खराब हो जाएगा। यामी उसे देखते हुए थोड़ा नखरा दिखाते हुए बोली, तुमने मुझे अभी डराया था, तो तुम्हें एक सज़ा मिलेगी और सज़ा ये है कि तुम्हें मुझे बिरयानी अपने हाथ से खिलाना होगा। देवेश मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है मैं ही खिला देता हूँ। और किसी ने ये इमेजिन भी नहीं किया होगा कि आरडीजे ग्रुप ऑफ कंपनी की इतनी बड़ी प्रेसिडेंट मुझे इस तरह से परेशान करती होगी, बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करेगी। यामी उसकी बात सुनकर थोड़ा रूठने का चेहरा बना लेती है,
वो देवेश को ये दिखाना चाहती थी कि उसे देवेश की ये वाली बात अच्छी नहीं लगी। देवेश कहता है, अच्छा बाबा ठीक है, तुम छोटी बच्चियों की तरह जिद नहीं करती, ये लो खाओ, मुंह खोलो अपना। यामी उसका एक कवर लेती है, वो ये अपने आगे आए बालों को पीछे करते हुए खा रही थी। देवेश यामी की इन्हीं क्यूट हरकतों पर उसे और भी चाहने लगा था। वो कभी कभी बिल्कुल बच्ची बन जाती और कभी कभी एकदम कड़क प्रेसिडेंट। यामी कहती है कि ये तो सच में बहुत टेस्टी है। देवेश कहता है, अरे टेस्टी तो होगा ही ना, मैं जो तुम्हारे लिए लाया हूँ। इतना कहकर वो यामी को और भी खिलाने लगता है। यामी कहती है, रुको मत, खिलाते रहो। देवेश कहता, ठीक है ये लो। यामी देवेश को उसे इतने प्यार से खिलाते हुए देखकर सोचने लगती है कि देवेश सच में मेरी कितनी केयर करता है। वो इतनी रात में भी मेरे लिए डिनर लाया है, सिर्फ यही है जो मेरे लिए इतनी रात में भी डिनर लेकर मुझे खिलाने के लिए मेरे ऑफिस तक आ सकता है। चाहे कितना भी वो बिजी हो या रात हो, मेरे एक कॉल करने पर तुरंत मुझे पिक करने चला आता है। इतना तो मेरे माता पिता भी नहीं मुझे पूछते। इधर देवेश यामी के ख्यालों से अनजान बस यानी के गुलाबी ओठों को देखे जा रहा था। वो जब जब उसे स्पून से खिलाता तब तब यामी के हल्के गुलाबी ओठों को देखकर उसके अंदर एक बिजली सा दौड़ जाता है। वो चाहता था कि वो तुरंत जाकर यामी को किस करने लगे, लेकिन वो अपने आप को रोके हुए था क्योंकि यामी को अभी वो खिला रहा था। अगर उसने किस की तो यामी ये सारा खाना नहीं खा पाएगी। देवेश ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, इसलिए वो बहुत मुश्किल से अपने आप को यामी को किस करने से कंट्रोल किए हुए था। जब प्लेट में आखिरी स्पून बिरयानी बची तो देवेश ने उसे लेकर यामी को खिला दिया। इस बार यामी के गुलाबी ओठों को देखकर देवेश अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने तुरंत यामी को सोफे पर अपने पास खींचा और एक हाथ उसके कमर में डालकर दूसरे हाथ से उसके सिर को पकड़कर उसे पैशनेटली किस करने लगा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि यामी को कुछ रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। उसने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब हो जाएगा। देवेश के अचानक इस मूव से यामी की दिल की धड़कन काफ़ी तेज हो गई थी। वो अब पूरे शांत कमरे में सुनी जा सकती थी और कमरे का माहौल भी एकदम गर्म हो गया था। यामी को जैसे ही ये सब समझ में आया तो वो भी देवेश का पूरा साथ देने लगती है। वे दोनों ऐसे ही कुछ देर सोफे पर किस किए ही जा रहे थे, तभी देवेश अपना हाथ कमर से ऊपर यामी की गर्दन पर लाता है। यामी सोचती है, अरे नहीं, वो सब यहाँ ऑफिस में नहीं। देवेश यामी को किस करते करते सोफे पर लेटा देता है। अब यामी को सभी रोमांटिक ख्याल आ रहे थे। वो सोचने लगती है कि अब तो वो सब यहाँ होकर रहेगा। इधर एक तरफ वो डर भी रही थी और यहाँ नहीं करना चाहती थी और एक तरफ देवेश को मना भी नहीं कर रही थी। तभी देवेश उसे ऐसे ही लेटे छोड़कर उठ जाता है तो यामी सोचने लगती कि देवेश अब अपनी शर्त उतारने जा रहा है, तो यामी अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद तक देवेश देखता है कि यामी अभी भी आंखें बंद किए हुए काउच पर लेटी है। तो देवेश पूछता है कि क्या हुआ मिस यामी, आप अभी तक ऐसे ही क्यों पड़ी है। यामी धीरे से एक आंख खोलती है तो देखती है कि देवेश तो अब बगल के सोफे पर शांत होकर बैठा था। तभी यामी झट से उठकर बैठ जाती है। देवेश उसके पास आकर कहता है कि मिस यामी, मैंने नहीं सोचा था कि आपका दिमाग इतना ज़्यादा सोचता है। मैं तो बस आपको किस कर रहा था, लेकिन आप तो कुछ और भी आगे की सोच रही थी। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी बोल्ड हैं कि यहाँ वो सब ऑफिस में करने की सोचेंगी। यामी अब एकदम लाल पड़ गई थी। यामी मन में सोचती है कि कहीं देवेश सबकी मन की बात तो नहीं जान लेता है, क्योंकि यामी सच में वही सोच रही थी जो अभी देवेश ने कहा था। तभी यामी उसे मारते हुए कहने लगती है कि तुमने मुझे किस क्यों किया। देवेश कहता है, अगर आपको मेरे किस करने से इतनी ही दिक्कत थी तो उस समय मुझे करने से क्यों नहीं रोका, बल्कि तुम भी तो मेरा ही साथ दे रही थी। अब यामी एकदम शांत पड़ गई थी, क्योंकि देवेश ने सच ही तो कहा था, वो भी तो उसका साथ दे रही थी, तो वो कैसे उसे मार सकती है और गुस्सा कर सकती है। अब दोनों के बीच एक अजीब सी शांति छा गई थी। शांति इतनी थी कि उस कमरे में लगी घड़ी की चलने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी देवेश का फ़ोन रिंग करने लगता है। अचानक इतनी शांति में फ़ोन रिंग करने से दोनों चौंक जाते हैं। देवेश अपना फ़ोन उठाता है तो उसे डेविड ने कॉल किया था। वो कॉल पिक कर लेता है तो डेविड कहता है, हेलो देवेश भाई, तुम कहाँ हो? क्यों ना तुम मेरे पास क्लब में चले आओ, हम यहाँ पार्टी करेंगे, यहाँ पर बहुत सी ब्यूटीज भी हैं। देवेश जानता था कि डेविड प्लेबॉय है तो वो अक्सर क्लब पार्टी करने जाया करता है। देवेश उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं, मेरा पार्टी में आने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, और जो तुम ब्यूटी की बात कर रहे हो ना, तो उससे भी बड़ी ब्यूटी तो मेरे बगल में बैठी है।
मेरे बगल में बैठी ब्यूटी तो इतनी एलिगेंट और चार्मिंग है कि उसके कहने ही क्या, उसके सामने और कोई ब्यूटी तो मुझे फीकी सी अच्छी ही नहीं लगती। देवेश ये सब बगल में बैठी यामी को देखते हुए कह रहा था। यामी शर्मा रही थी क्योंकि वो जानती थी कि देवेश किसकी बात कर रहा है और भला कौन अपनी तारीफ सुनकर खुश नहीं होता होगा, शायद कोई नहीं। देवेश को उसे ऐसे देखते देख यामी देवेश को एक स्माइल पास करती है। इधर देवेश डेविड से कॉल पर लगा था। देवेश कहता है कि उसकी स्माइल तो पूछो ही मत, जब जब वो स्माइल करती है तो पूरे बॉडी में एक कर्ट सा दौड़ जाता है और बीट एकदम सी फास्ट हो जाती है। अपनी इतनी तारीफ तो यामी पचा ही नहीं पा रही थी। उसने तो शर्म के मारे अपने दोनों हाथ से अपना चेहरा छुपा लिया था। यामी को देवेश का ऐसे फ्लर्ट करना काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। इधर डेविड देवेश की ऐसी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज सा हो गया। वो सोचने लगा कि कहीं देवेश का दिमाग फिर तो नहीं गया है, वह कैसी कैसी आशिकों वाली बातें कर रहा है। डेविड कहता है, क्या बात कर रहे हो देवेश भाई, ऐसा भी कहीं होता है क्या? तुम जरूर मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो भला ऐसी ब्यूटी है कहाँ जो मुझे अभी तक मिली भी नहीं कहीं? डेविड सोच रहा था कि शायद देवेश उसके पास न आने का बहाना बना रहा है। देवेश कहता है, अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं अभी उसी के साथ डिनर कर रहा हूँ। फ़ोन रखो, अभी मैं तुम्हें एक फ़ोटो भेजता हूँ तो सब क्लियर हो जाएगा। डेविड कहता है कि हाँ ठीक है, जल्दी भेजो। इतना कहकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। देवेश यामी के पास आकर कहता है, यामी चलो एक सेल्फी लेते हैं। दोनों सेल्फी लेने लगते हैं तो यामी जैसे देवेश से थोड़ा दूर हो रही थी तो देवेश यामी को अपने पास खींच लेता है, जिससे यामी का चेहरा सीधे देवेश के सीने पर आ जाती है। तो यामी को देवेश के बॉडी के स्मेल से कुछ कुछ होने लगा था। उसके पेट में तो तितलियां उड़ रही थी, उसके गाल अब लाल पड़ चुके थे। वह तुरंत देवेश से दूर हो जाती है। देवेश यामी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, यामी आप क्यों मुझसे दूर हो रही है? मैं अब वो सब हरकतें नहीं करूँगा, आप डरिए नहीं। यामी का अब शर्म से और गाल लाल हो गया था क्योंकि इस बार देवेश उसे कुछ करने से मना कर रहा था। तो यामी इस बार उसे कुछ करना चाहती थी, इसलिए ही देवेश की बातें सुनकर वो और भी शर्माने लगी। फिर यामी बोली, वो बात यह है कि मैंने अभी तक किसी लड़के के साथ कभी सेल्फी नहीं ली है, तो ना मुझे नहीं पता कि किस पोज में सेल्फी लेनी चाहिए। देवेश कहता है, बस इतनी सी बात। वो फिर से यामी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे यामी इस बार देवेश के गोद में आ जाती है। यामी एकदम मासूमियत से देवेश को देखने लगती है। देवेश भी उसे ऐसे ही देख रहा था। यामी की हार्ट बीट काफ़ी फास्ट हो गई थी और इधर देवेश पछता रहा था कि उसने क्यों यामी से यह कह दिया कि अब वो कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा, क्योंकि यामी जिस नज़र से देवेश को देख रही थी वो बहुत प्यारी और क्यूट लग रही थी और देवेश का मन कर रहा था कि वो उसे तुरंत किस कर ले, लेकिन फिर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। वो कुछ सेल्फी क्लिक कर लेता है। फिर यामी और देवेश कई सेल्फी और भी लेते हैं। देवेश कहता है, चलो अब इसे डेविड को भेज देता हूँ। यामी भेजने का नाम सुनकर देवेश से कहती है, क्या तुम इसे किसी और को भेजने वाले हो? तो मुझे पहले बता देना चाहिए था, मैं कुछ मेकअप कर लेती। रुको मैं अभी मेकअप करके आती हूँ, तब फिर से सेल्फी लेंगे तो तुम उसे भेज देना। देवेश कहता है, अरे यामी तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बिना मेकअप के और भी खूबसूरत लगती हो। तुम्हें मेकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी ही सभी के दिलों को तार तार करने के लिए काफ़ी है। यामी देवेश की बातें सुनकर मुस्कुराने लगती है। उसे नहीं पता था कि देवेश को इतनी अच्छे से उससे फ्लर्ट करना आता है। देवेश कुछ अच्छी अच्छी फ़ोटो को पिक करके उसको डेविड को भेज देता है। डेविड जैसे ही उन फोटो को देखा है तो उसको देवेश से जलन होने लगती है। वो मैसेज करता है, देवेश भाई इतनी बड़ी स्टार ब्यूटी आपको कैसे मिल गई? मुझे क्यों नहीं मिलती? तभी तो आपको और कोई अच्छी ही नहीं लगती। देवेश मैसेज करता है, तुम्हें मिलेगी भी नहीं जब तक तुम ऐसे ही क्लब और फालतू की जगह पर मुंह मारते फिरोगे। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और काबिल बनना पड़ता है। डेविड कहता है, देवेश भाई मैं अब से अच्छा बनूंगा, मेरी भी कहीं सेटिंग कर दो किसी ऐसी ही ब्यूटी से। ऐसी ही ब्यूटी से नहीं, ये नहीं हो वो तो सिर्फ एक ही है, और शायद ये भी हो सकता है कि ये तुम्हारी फ्यूचर में भाभी हो। डेविड कहता है कि मैं तो उन्हें अपनी भाभी अभी से मान लिया है। डेविड देवेश का मैसेज देखकर मुस्कुराने लगा। उसे मुस्कुराता देख यामी को तो कुछ समझ नहीं आया कि इन दोनों में क्या बात हुई है कि देवेश इतना मुस्कुरा रहा है। यामी पूछती है कि तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? आखिर उससे क्या बात हो गई जो तुम इतना खुश लग रहे हो?
देवेश कहता है कि अरे कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी, ये लड़कों वाली बात है। यामी उसे घूरने लगती है। वो सोचने लगती है कि मैं नहीं समझूंगी, पहले बात तो बताए फिर समझने की बात करें। देवेश उसे घूरते देख कहता है अच्छा काफ़ी रात हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। इतना कहकर वो दोनों यामी के केबिन से बाहर आ जाते हैं। देवेश यामी से कहता है कि आज तुम मुझे ऑर्डर मत करना, मैं तुम्हें वैसे ही घर छोड़ दूंगा। यामी कहती है नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे काम में सपोर्ट करना चाहती हूँ ताकि तुम और भी अच्छा कर पाओ। देवेश उसके पास आकर यामी के गालों पर हाथ रखते हुए बोला आखिरकार मेरी प्यारी मोटी शेरनी ने मेरे लिए कुछ करने का मन बना ही लिया है, तो भला मैं क्यों माना करूं। यामी उसका हाथ झटकते हुए बोली ये तुम मेरे किससे तुलना कर रहे हो, क्या मैं तुम्हें मोटी लगती हूँ, मोटे होंगे तुम समझे। लड़कियां मोटी हो चाहे ना हो, उन्हें मोटी नहीं कहना चाहिए और ना ही किसी ऐसी चीज़ से तुलना करनी चाहिए क्योंकि ये बात उनकी ईगो को हर्ट करती है। देवेश कहता है तुम्हें मोटी याद है और उसके बाद शेरनी कहा वो याद नहीं है। यामी उसे अब गुस्से से घूरने लगती है तो देवेश हाथ हिलाते हुए बोला अरे तुम इसे दिल पर क्यों ले रही हो, मैं तो तुमसे बस मजाक कर रहा था। वैसे तुम्हें कौन मोटी कहेगा, तुम तो इतनी स्लिम ब्यूटीफुल हो कि कई बार तो मैं तुम्हें बस देखते ही रह जाता हूँ। यामी देवेश की बातें सुनकर मुस्कुराने लगती है। दोनों कंपनी से निकलकर पार्किंग लॉट में आ जाते हैं। देवेश और यामी कार में बैठ जाते हैं। देवेश यामी से कहता है यामी मुझे एक बात तुमसे करनी थी, मुझे किसी चीज़ के बारे में तुमसे एडवाइस चाहिए। मैं एक चैरिटी ट्रस्ट बनना चाहता हूँ, तो मुझे क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। यामी देवेश को देखते हुए बोली क्या सच में तुम पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट बनाना चाहते हो। यहाँ तक कि कई बड़े लोग भी यह काम नहीं कर पाते और ना ही इसे हैंडल कर पाते हैं, और तुम ये सब अपने दम पर बनना चाहते हो, इससे तो ये काम थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। देवेश कहता है कि मैं तुम्हारी चिंता समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग इसमें डोनेट करें या ना करें, मैं बस ये करना चाहता हूँ जितना कि मैं कर सकता हूँ। यामी कहती है कि वाह तुम कितने अच्छे हो। यामी मन में सोचती है कि मुझे अच्छे से याद है कि देवेश ने 2 बिल्डिंग खरीद कर उसे काम करने वाले मजदूरों को बहुत कम भाड़े में दिया है, ये अच्छे काम मुझे भी अच्छे तरीके से करता है। यामी कहती है तुमने इससे भी ज़्यादा कुछ झेला है, मैं तुम्हारी ट्रस्ट को सेटअप करने में ज़रूर मदद करूंगी, मैं कल ही इसके बारे में किसी से बात करूंगी तुम्हारे लिए। दोनों बातें करते हुए रविशंकर पैलेस आ जाते हैं। देवेश यामी को वहीं छोड़ देता है। यामी उससे कुछ दूर आ जाती है तो देवेश को कुछ याद आता है। वो कहता है अच्छा सुनो यामी। यामी पीछे मुड़ जाती है तो देवेश कहता है कि मैं कल कहीं कुछ देखने जा रहा हूँ, अगर तुम कल फ्री हो तो मुझे कंपनी देने के लिए मेरे साथ वहाँ चल सकती हो। यामी उसे आंख मारते हुए मुस्कुरा कर बोली ये तो कल के मौसम पर निर्भर है कि मेरे पास टाइम होगा कि नहीं। बाय, अच्छे से रोड पर ड्राइव करना। इतना कहकर वो अंदर चली आती है तो उसका चेहरा एकदम से लाल पड़ गया था। वो बड़बड़ाने लगती है कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ। मैंने देवेश को आंख मारी, अब देवेश न जाने मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मैं देवेश के साथ रहते रहते बिगड़ने लगी हूँ, मैं भी अब उसके जैसे ही बनने लगी हूँ। ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या उसे किस करने की वजह से ये सब हो रहा है। इतना कहकर वो अपनी उंगली अपने ओंठों पर रख लेती है और फिर मुस्कुराने लगती है। ये सब होते हुए वहाँ सोफे पर बैठे राजवीर देख रहा था। वो यामी को ऐसे मुस्कुराते देख सोचने लगा कि सच में लगता है कि मेरी बेटी किसी के प्यार में गिर गई है। पहले तो वो मुस्कुराती भी नहीं थी, लेकिन अब वो खुश रहने लगी है। बस मेरी बेटी ऐसी हमेशा खुश रहे। यामी की नज़र जैसे ही अपने पिता पर जाती है तो वो अचानक से चौंक जाती है। वो फिर तुरंत वहाँ से बिना कुछ कहे निकल जाती है। इधर बाहर देवेश अभी तक ऐसे ही बुद्ध बनकर पड़ा था। वो ये सोच रहा था कि क्या यामी ने उसे सच में आंख मारी, या फिर ये उसका वहम है, कहीं ये उसके साथ रहने का साइड इफेक्ट तो नहीं। ये सोचते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। वो अपने विले पर आ जाता है। उसका फ़ोन डिंग करता है। उसे 5 स्टार रिव्यू का मैसेज आता है। तभी वहाँ सारा भी आ जाती है, जो देवेश को उसका पहला टास्क 100% पूरा करने पर बधाई दे रही थी। वो कहती है क्या मास्टर आप अपना दूसरा काम शुरू करना चाहते हैं। देवेश कहता है काम पूरा हो गया, वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ, हाँ मेरा दूसरा काम स्टार्ट कर दो। सारा कहती है ओह मास्टर इस बार आपको कॉलेज के फिजिकल एजुकेशन का टीचर का काम करना है, और मास्टर आपको गिफ्ट के रूप में 1000 करोड़ रुपए और कुछ इसके लिए स्किल दी गई है।
जो आपका फिजिकल एजुकेशन में मदद करेंगे। इसमें आपको रनिंग से लेकर स्विमिंग तक की मास्टरी है। देवेश ये सब गिफ्ट देखकर थोड़ा निराश हो गया था, क्योंकि सिस्टम उसे कई बार से सिर्फ पैसे और पॉइंट ही दे रही थी, और उसने सोचा था कि टास्क कंप्लीट करने पर उसे कोई बड़ा रिवार्ड देगा, लेकिन उसने नहीं दिया। देवेश कहता है कोई बात नहीं, ये भी कम नहीं है। तभी सारा कहती है कि मास्टर, आपको ये टैबलेट दिया गया है, इसे खाने के बाद आपका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा और आप घंटे का कैलकुलेशन मिनटों में कर सकेंगे और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। देवेश उसे खा लेता है। पहले तो उसे उसका सिर भारी भारी सा लगने लगता है। वो अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है। अब देवेश का दिमाग काफ़ी शार्प हो गया था। वो अब किसी भी चीज़ को और भी अच्छे से एनालाइज कर पा रहा था। तभी देवेश अपने बॉडी में भी कुछ बदलाव नोटिस करता है, तो वो शर्ट उठाकर देखता है तो उसकी बॉडी एकदम मस्कुलर और एब्स बन गई थी। सारा कहती है वाओ मास्टर, आपकी बॉडी तो काफ़ी मस्कुलर बन गई है, अब तो आप और भी हैंडसम और चार्मिंग लगने लगे हैं। सारा उसके बॉडी को टच करने लगती है। देवेश कहता है ये क्या कर रही हो तुम? सारा कहती है कुछ नहीं मास्टर, मैं तो बस चेक कर रही थी। इतना करने के बाद वह वहाँ से चली जाती है। देवेश कहता है मुझे सिस्टम का ये वाला गिफ्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। इतना कहने के बाद वो अपने कमरे में बेड पर लेट जाता है और अपने आप से ही कहता है कि तो अब से मुझे एक फिजिकल एजुकेशन के टीचर का काम करना होगा, चलो अब इसे भी करके देख लिया जाए। देवेश अपने बेड पर लेटा ही था कि उसे मिस्टर अय्यर का कॉल आ जाता है, तो देवेश कॉल पिक कर लेता है। मैनेजर अय्यर उसे बताते हैं कि कार के कंपनी से बात हो गई है, तो वो उसे आकर जल्द ही ठीक कर देंगे। देवेश करता है ठीक है, इतना कहकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। देवेश बेड पर लेटकर अब यामी को याद करने लगा। उसे आज की वो रोमांटिक किस याद आने लगती है और फिर वो मुस्कुराने लगता है। देवेश को इतना तो यकीन हो गया था कि यामी के दिल में उसके लिए भी फीलिंग्स तो है, नहीं तो वो भी उसे ऐसे पैशनेटली किस नहीं करती। वो ये सब सोच सोच कर मुस्कुराए जा रहा था। ये सब सोचते सोचते हुए पता नहीं कब उसे नींद आ गई। उसे आज काफ़ी अच्छी नींद आई थी। सुबह वो उठता है, फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने लगता है, तो तभी उसे यामी का कॉल आता है। देवेश कॉल पिक कर लेता है। तो यामी कहती देवेश, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए सूरत की फ़्लाइट सुबह के 10 बजे की बुक कर दी है। वैसे तुम सूरत क्यों जा रहे हो? देवेश कहता है मेरे लिए इतना सब करने के लिए थैंक्स अ लॉट। तुम नहीं आ पाओगी कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम्हें कोई ज़रूरी काम आ गया होगा, इसलिए तुम नहीं आ पाई। चलो कोई बात नहीं, मैं सूरत किसी चीज़ को देखने जा रहा हूँ, अगर तुम भी साथ होती तो और भी मज़ा आता। तभी यामी कहती है जाओ तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, अभी 8:30 बज रहे हैं, और हाँ रोड पर सावधान रहना, किसी लड़की से तो बिल्कुल भी मत टकराना। देवेश कहता है ठीक है, मैं समझ गया। देवेश जल्दी से तैयार होकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वो टिकट लेकर जा रहा था। वो सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि यामी ने मेरे लिए फर्स्ट क्लास की टिकट बुक कर दी है। वो जाकर फ्लाइट में बैठ जाता है। फ्लाइट अभी आधे घंटे में टेक ऑफ करने वाली थी, तो देवेश अपने सीट पर बैठकर अपना फ़ोन चलाने लगता है। कुछ देर फेसबुक स्क्रॉल करने के बाद वो एक गेम डाउनलोड कर लेता है और उसे खेलने लगता है। तभी वहाँ एक लड़के के साथ 2 लड़कियां भी आती है। उनमें से एक लड़की जैसे ही देवेश को देखती है तो उसे देखती ही रह जाती है। वो लड़की दूसरी लड़की से कहती है देखो उस लड़के को, तो देखो यार वो कितना हैंडसम यार। वो दूसरी लड़की भी देवेश को देखने लगती है, तो वो भी देवेश को देखती ही रह जाती है। वो कहती है कि मैं इतनी बार फर्स्ट क्लास के टिकट से गई हूँ, लेकिन मैं अभी तक किसी ऐसे हैंडसम यंग एज के लड़के को नहीं देखा। यहाँ तो सभी एजेड बुढ़े ही आते हैं, पहली बार इतना हैंडसम लड़के को यहाँ देख रही हूँ। वो लड़का जो उन दोनों के साथ आया था, वो अपने ही बहनों को अपने सामने दूसरे लड़के की इतनी प्रशंसा सुनकर जेलस फील करने लगता है। वो बोल क्या तुम ऐसे बात करना बंद करोगी? ये कितना SHAMEFU है। और तुम दोनों सुनो, लाखों में एक लड़का होता है जो पैसों में अमीर और दिखने में भी हैंडसम हो, समझ गई। देवेश उन सब की बातें सुन रहा था। देवेश कहता है कि ब्रो अगर तुम टफ बनने की कोशिश कर रहे हो तो खुद ही बनो, तुम मुझे उसमें मत घसीटो। देवेश उससे बेसिकली ये समझना चाहता था कि जिस लाखों में एक लड़के की बात वो कर रहा है वो देवेश ही है। इतना कहने के बाद देवेश फिर अपने फ़ोन में बिजी हो जाता है। वो तीनों भी अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। वो लड़का देवेश के बगल में ही दूसरे रो में बैठा था। वो देवेश से कहता है कि मैं कोई टफ आदमी बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं तो बल्कि फैक्ट बता रहा था।
कि वास्तव में चेहरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैसा होता है। चलो क्यों ना हम कंपेयर ही कर लेते हैं। जब यहाँ एयर होस्टेस आएगी तो मैं पूछूंगा कि वो किसे अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर ऐड करने के लिए चूज करेगी। कुछ देर बाद वहाँ एक एयर होस्टेस कुछ लेकर आ रही थी, तो वो लड़का उसे अपने पास बुला लेता है। वो एयर होस्टेस उसके पास आकर कहती है, हेलो सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ सर। वो लड़का कहता है, बात यह है कि मेरे और इस लड़के में एक शर्त लगी है। हम दोनों ही तुम्हारा इंस्टाग्राम आईडी चाहते हैं, लेकिन ये तुम्हें चूज करना है कि तुम किसे अपना इंस्टा आईडी देना चाहती हो। वो एयर होस्टेस अपने मन में सोचती है कि मैंने सुना था कि जब तुम फर्स्ट क्लास में अमीरों के बेटे से मिलोगी और उन्होंने तुम्हारा नंबर या आईडी या कुछ सोशल मीडिया अकाउंट मांगा तो समझ लेना कि तुम्हारा लक आ रहा है। वो एयर होस्टेस कहती है कि सर, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिए, हम कुछ रूल्स और रेगुलेशंस से बंधे हुए हैं। हम किसी भी पैसेंजर को अपनी इंस्टा पर ऐड नहीं कर सकते और ना ही उसे उन्हें दे सकते हैं। वो लड़का अपनी घड़ी कसते हुए बोला, ये मैटर नहीं करता। तुम्हारी एयरलाइंस के रूल के मुताबिक एक पैसेंजर के रिक्वेस्ट की आसानी से मना नहीं किया जा सकता। मैं सही हूं ना? वो एयर होस्टेस उस लड़के की घड़ी को देखने लगती है, जो कि रोलेक्स की थी, करीब 5 से 6 लाख की तो थी। वो फिर देवेश के हाथ की घड़ी को देखने लगती है। देवेश अपना गेम खेलने में बिजी था। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि क्या ये पाटेक फिलिप सनमून 6 मॉडल की घड़ी नहीं है? ये तो करीब 5 करोड़ की तो होगी ही। उसने ये घड़ी अभी कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर देखा था, जहां ये काफ़ी चर्चा में था कि किसी ने ये लिमिटेड एडिशन वाली घड़ी मंगाई है। खैर, उस कस्टमर का डिटेल प्राइवेसी के कारण नहीं दिया गया था, इसलिए वो अच्छे से इस घड़ी को पहचान रही थी। वो तभी मुस्कुराते हुए देवेश से कहती है कि ऐसी बात है तो सर, क्या आप मुझे अपना इंस्टा आईडी दे सकते हैं? मैं आपको अभी ऐड कर लूँगी। देवेश कहता है, ठीक है, ये लो। इतना कहकर वो अपनी इंस्टा आईडी उस एयर होस्टेस को दे देता है। और ये सब वो लड़का देखता ही रह जाता है। तभी उसकी एक बहन उसके ऊपर हंसते हुए बोली, भाई तुम्हारी फैक्ट तो फेल हो गई। ऐसा लग रहा है कि वो तो यहाँ काम ही नहीं कर रही है। इधर वो लड़का गुस्से से बुदबुदाए जा रहा था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। देवेश उसे हंसते हुए कहता है कि भाई, क्या तुम अब हार मानते हो या नहीं? वो लड़का एयर होस्टेस से कहता है कि तुम यहाँ अभी नहीं आए हो ना? वो एयर होस्टेस भी कहती है कि हाँ, मैं आज ही यहाँ फर्स्ट क्लास में ट्रांसफ़र की गई हूँ। वो लड़का कहता है, अच्छा तो तुम नहीं हो। मैं पक्का कह सकता हूँ कि मैं ही जीतता, अगर यहाँ कोई और ज़्यादा अनुभव वाला होता। देवेश कहता है, तुम अपने आप को मूर्ख क्यों बना रहे हो? हार तो हार ही होती है, उसमें अगर मगर की कोई बात ही नहीं होती। तभी उस लड़के की बहन सीट से उठते हुए बोली, भाई वो देखो, एक ब्यूटीफुल यंग लड़की यहाँ आ रही है। वाह, ये कितनी चार्मिंग है यार, काश मैं भी ऐसी होती। वो लड़का उस आती हुई लड़की को देखते ही रह जाता है। वो कहता है, अरे बाप रे, ये लड़की तो सच में एकदम आसमान से उतरी परी लग रही है। देवेश भी उस लड़की को देखने लगता है, फिर उस लड़के से कहता है, क्या तुम अब ये चाहते हो कि मैं उससे उसकी इंस्टा आईडी मांगूं? क्या तुम सच में यही करना चाहते हो? वो लड़का हंसते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, अगर मैं इस बार भी हार गया तो मैं मान लूंगा कि तुम ऑसम हो। देवेश कहता है कि क्या सच में? तब तो तुम बस देखते जाओ। उसे लड़की ने सनग्लासेस लगा रखा था, जो उसकी पूरे चेहरे पर और भी खूबसूरत लग रहा था। वो लड़का तो उस लड़की का एकदम दीवाना सा हो गया था। वो देवेश को देखते हुए सोचता है कि ये क्या सोचता है कि वो लड़की इसे भाव भी देगी, तो इंस्टा आईडी तो छोड़ दो। इतना सोचते हुए वो मुस्कुराने लगता है और सोचता है कि क्यों ना मैं ही उस पर ट्राई करूं, मेरी बात बन सकती है। वो लड़की जरूर मेरा वेल्थ देखकर इम्प्रेस हो जाएगी। तभी वो लड़की देवेश के पास आकर देवेश से कहती है, एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम साइड हो सकते हो? वह विंडो वाली सीट मेरी है। वह लड़का अभी इसे इम्प्रेस करने के बारे में सोच ही रहा था, तब तक वो लड़की भी उसके पास आ गई थी। तो ये मौका अच्छा था, इसलिए वो अपनी घड़ी अनजान बनकर दिखाने की कोशिश करते हुए बोला, हेलो मिस, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? दरअसल बात यह है कि मैं और ये भाई ने शर्त लगाए हैं कि हम आपका इंस्टा आईडी चाहते हैं, तो आप हम दोनों में से किसे देना चाहेंगी? वो लड़की जैसे उसे मुड़कर देखने वाली थी कि देवेश ने उसके कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे कि वो लड़की देवेश के ऊपर आ जाती है और उन दोनों के चेहरे एक दूसरे की एकदम करीब आ जाते हैं, इतना कि दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे के ऊपर आ रही थी। उन दोनों का ये पोज देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों अभी किस कर लेंगे। उन दोनों को ऐसे पोज में देखकर तो उस लड़के की तो आंखें बाहर आ जाती है।
वो अभी उस लड़की से बात करके धीरे धीरे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। भला कोई कैसे किसी भी लड़की को ऐसे कमर से खींच सकता है? ये लड़का कुछ ज़्यादा ही फ्लर्ट तो नहीं कर रहा है, वो भी ऐसी लड़की से? अब ये जरूर पिटेगा। वो लड़का देवेश के पिटने का इंतजार करने लगा। वैसे ये लड़की कोई और नहीं, देवेश की प्यारी यामी थी, तभी तो देवेश ये सब हरकतें करने की हिम्मत भी कर पाया। नहीं तो भला उसकी किसी अनजान लड़की के साथ ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं होती, और अगर उसने ये हिम्मत करके कर भी दिया होता तो उसे अब तक लात घुसे पड़ चुके होते और 1000 गालियां भी सुन चुका होता। यामी धीरे से कहती है, देवेश तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ये सब ऐसे फ्लाइट में कैसे कर सकते हो? देखो तो अपने आसपास यहाँ कितने लोग हैं, लोग हमें देख भी रहे हैं, क्या तुम मुझे अब छोड़ोगे नहीं? देवेश यामी से धीरे से कहता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, भले ही लोग हम दोनों को ऐसे ही देख रहे हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यामी कहती है कि ये कितना SHAMEFU है, ऐसे इस तरह से रहना। ये कहते हुए यामी का चेहरा लाल पड़ गया था और उसकी हॉट बीट भी फास्ट हो गई थी, क्योंकि वो देवेश के चेहरे के काफ़ी करीब थी। देवेश कहता है, तुम क्या कह रही हो? ये SHAMEFU कैसे हो सकता है? हम दोनों तो बस काफ़ी करीब है। वो लड़का कब से देवेश के पीटे जाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन ऐसा उसे कुछ होते नजर ही नहीं आ रहा था। वो तो सब कुछ पलट गया था। वो लड़की उसे मारने की बजाय दोनों पता नहीं क्या बातें कर रहे थे, और वो लड़की वो सुनकर शर्मा भी रही थी। ये सब अब उस लड़के से देखा नहीं गया। वो बोला, मैं हार मानता हूँ, तुम सच में औसम हो, अब तो दोनों अलग हो जाओ। देवेश यामी को छोड़ देता है। वो लड़का यामी से कहता है, मिस आप ठीक तो है? इसने आपको जानबूझकर अपनी तरफ खींचा था, तो आप इसके साथ कुछ भी कर सकती हैं। तभी यामी कहती है, नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मैं ही इसके ऊपर फिसल कर गिर गई थी, इन्होंने तो बल्कि मेरी गिरने से बचने में मदद की है। वह लड़का अब यामी को हैरानी भरी नज़र से देखने लगा, क्योंकि यामी साफ साफ उससे झूठ बोल रही थी। वो गिरी नहीं थी, बल्कि देवेश ने उसे खींचा था, तो ये तो उसने अपने सामने होते हुए देखा था। अगर ये सब उसने अपने सामने होते हुए नहीं देखा होता तो यामी की बात पर भरोसा कर लेता, लेकिन उसने ये सब अपने आंखों से होते हुए देखा था, कैसे वो यामी की बात मान ले? लेकिन वो अब कुछ कर भी तो नहीं सकता था। जब यामी ही इनकार कर रही थी कि देवेश ने उसे खींचा था, तो वह कौन होता है उसे फोर्स करने वाला? और अगर वह ये सब कहता भी है तो उसका कौन ही भरोसा करेगा? ये सब सोचकर वह अपने सीट पर ही बैठा रह जाता है। यहाँ यामी भी जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। देवेश उसकी सीट बेल्ट लगाने में मदद करने लगता है। वो यामी से पूछता है कि तुमने तो कहा था कि तुम काफ़ी बिजी हो, तो इसलिए मेरे साथ नहीं आओगी, तो तुम कैसे चली आई? यामी कहती है कि मैंने तुमसे वो सब झूठ कहा था, मैं तो तुम्हें सरप्राइज दे रही हूँ, मैंने तुम्हारे साथ आने का और सब घूमने और एंजॉय करने के लिए कंपनी देने के लिए। देवेश कहता है कि ओह अच्छा, सच में वैसे मुझे ये सरप्राइज काफ़ी पसंद आया। फिर वो कहता है, वैसे यामी तुम्हारा परफ्यूम तो काफ़ी कमाल का है। यामी को ये सुनकर शर्म आने लगती है, क्योंकि उसे अभी के कुछ समय पहले की इंसिडेंट याद आ गई थी। इधर वो लड़का उन दोनों को ऐसे देख जलन से गुस्से में कहता है, आखिर एक ब्यूटी भला उसके जैसे कचरे के बगल में कैसे बैठ सकती है? उसे तो मेरे बगल में बैठना चाहिए था। उसकी बहन कहती है, भाई मैं उस लड़के की इंस्टा आईडी लेने जा रही हूँ। वो लड़का अपनी बहन पर चिल्लाते हुए बोला, तुम आखिर उस जैसे कचरे की इंस्टा आईडी कैसे ले सकती हो? उसने काफ़ी तेज आवाज़ में ये बात कही थी, तो देवेश भी सुन लेता है। वो तो उसे गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, आखिर कौन है जो मुझे कचरा कह रहा है? वह लड़का कहता है, तुम जिसे जानते भी नहीं, उसके कमर पर हाथ रख सकते हो और अपने आप को बहुत अच्छा मान रहे हो। अब देवेश भी ताव में आ जाता है। वो यामी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हम दोनों को लव एट फर्स्ट साइट हो गया था और जल्द ही हम दोनों शादी करने वाले हैं। आखिर तुम्हें हमारी खुशी से जलन क्यों हो रही है? ये सुनकर तो वो लड़का जैसे सदमे में चला जाता है, क्योंकि वो अभी तक यही नहीं पचा पा रहा था कि वो लड़की देवेश के बगल में बैठी है और अब दोनों शादी करने वाले हैं। उस लड़के के सारे अरमानों पर तो पानी फिर गया। तभी यामी देवेश का हाथ हटाते हुए बोली, अब जाने भी दो इसे, तुम जब से फ्लाइट में आए हो तब से तुम मेरा कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रहे हो। देवेश कहता है कि मैं कहाँ तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा हूँ, जब से तुम आई हो तब से मैं कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो गया हूँ। पहले तो मेरा यहाँ पर सांस फूल रहा था, लेकिन जब से तुम आई हो तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू ने तो मुझे एक ताज़ी मनमोहन हवा बिखेर कर मन फ्रेश कर दिया है। देवेश की बातें सुनकर यामी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है।
कुछ देर बाद फ्लाइट सूरत में लैंड करती है। दोनों जल्द ही अपना सामान लेकर बाहर आ जाते हैं। यामी देवेश का बैग देखकर कहती है कि इतना बड़ा बैग क्यों? देवेश कहता है इसमें सभी गिफ्ट्स है। यामी कहती है गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? ये सब तुम किसे देने यहाँ आए हो? देवेश कहता है कि रुको ज़रा, तुम्हें कुछ देर में सब पता चल जाएगा। दोनों टैक्सी लेकर कहीं निकल जाते हैं, जो कि उस जगह के बारे में ड्राइवर और देवेश को ही पता था। यामी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर देवेश ने उस ड्राइवर से क्या बात की और वो सब कहाँ जाने वाले हैं। फिर भी वो देवेश के साथ चल पड़ती है। दोनों जल्दी एक बड़े से बाउंड्री वॉल के पास आ जाते हैं। देवेश यामी को लेकर वहीं उतर जाता है। देवेश कहता है कि यहाँ से है, अब हम पैदल ही जाएंगे। इतना कहकर वे दोनों वहां से पैदल आगे जाने लगते हैं। यामी देखती है कि वो जगह काफ़ी बड़ी थी, उसके चारों ओर बाउंड्री वॉल लगाया गया था। यामी उसे देखते हुए बोली, हालांकि यहाँ ज़मीन उतनी महंगी नहीं है, लेकिन फिर भी ये ज़मीन करोड़ों में तो होगी। इसका मालिक कितना अमीर होगा? देवेश कहता है हाँ, तुम सही कह रही हो। वो मन में सोचने लगता है कि नीरजा माँ कितनी बुद्धू है। वो चाहती तो एक रिच लग्जरी लाइफ बिता सकती थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ है। उनके शरीर पर 1000 रू से ऊपर की साड़ी भी नहीं होगी। कितनी पागल औरत है। अपने साथ अपने हस्बैंड को भी यहीं पर घसीटी हैं, लेकिन फिर भी वो मेरी माँ के समान है। मैं उनकी जितनी रिस्पेक्ट करूँ उतनी कम है। दोनों चलते चलते उस बाउंड्री एरिया के गेट के सामने आ गए थे। यामी जैसे ही वहाँ ऊपर लगी बोर्ड को पढ़ती है तो समझ गई थी कि आखिर क्या मामला है। उस बोर्ड पर लिखा था नीरजा ऑर्फेनेज। ये वही अनाथालय था जिसमें देवेश पहले रहता था। यहीं से उसे सुमन नाम की औरत ने गोद ले लिया था, जो उसे लेकर यहाँ से ग्रेटर नोएडा चली गई थी। ये सब यामी को देवेश ने ही बताया था। अब उसे समझ आ रहा था कि देवेश ने बैग भरकर गिफ्ट क्यों लिए हैं। यामी देवेश को देखकर मुस्कुराने लगती है। फिर वो देवेश को पिंच करते हुए बोली, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि हम यहाँ आने वाले हैं? नहीं तो मैं भी और कुछ गिफ्ट सामान पैक कर ली होती। देवेश कहते हैं छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, इसके लिए सॉरी, लेकिन मैं तो लाया हूं ना, तुम उसे ही दे देना। दोनों उस बड़े से गेट को धक्का देकर अंदर जाते हैं तो वहां की फील्ड में काफ़ी सारे बच्चे खेल रहे थे। दोनों वहां बनी पगडंडी पर चलते हुए आगे जाने लगते हैं। तभी एक बच्चा देवेश को देखते ही बोल पड़ता है, अरे देवेश भैया। देवेश का नाम सुनते ही वो सभी अपना खेलना छोड़कर उन दोनों के पास आ गए। देवेश पहले भी ऐसे ही खाने की चीज़ हर 2-3 महीने पर जरूर लाया करता था। पहले तो हर महीने ही यहाँ आ जाया करता था, लेकिन फिर 2-3 महीने बाद आने लगा। वो सभी इसलिए ही देवेश को अच्छी तरह से पहचानते थे, और जब भी देवेश आता उन सब के लिए वो अपनी सैलरी से पैसे बचाकर जरूर कुछ खाने की चीज़ भी लाता। तो भला बच्चे उसे कैसे भूल सकते थे। यामी उन सब से कहती है कि इसमें बहुत सारे डिलीशियस खाने की चीज़ हैं, मैं अभी तुम सबको निकाल कर देती हूँ। वो सभी बच्चे एक साथ यामी को थैंक यू दीदी कहते हैं। यामी देखती है कि ये सभी बच्चे वेल मैनर्ड है और सभी ठीक ठाक थे, यानी कि अनाथालय को चलाने वाले लोग इन सभी का अच्छे से ख्याल रखते हैं और इन्हें अच्छे से बोलना रहना भी सिखाते हैं। फिर वो बैग खोलकर वो सभी सामान एक एक करके उन सभी बच्चों में बांटने लगी। तभी वहाँ एक अधेड़ उम्र की औरत आती है जो करीब 55 से 60 साल की होगी। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी, जो कि उम्र के कारण स्वाभाविक थी। उन्होंने अपनी अप्रेन पहना हुआ था क्योंकि वो अभी किचन में काम कर रही थी, जो कि बच्चों का इतना शोर सुनकर बाहर देखने चली आई थी। वो देवेश को देखते ही बोली, अरे देवेश बेटा, तुम कब आए? तुम अगर यहाँ आने वाले थे तो पहले ही बता देते तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बना देती जो तुम्हें बचपन से पसंद है। देवेश उनका पैर छूते हुए बोला, वो तो मैं आपको सरप्राइज करने वाला था, इसलिए ही बिना बताए शांति से आपके पास आ गया। ये औरत और कोई नहीं नीरजा देवी थी, जो कि इस अनाथालय की ओनर और पालनहार भी थी। वो देवेश को तुरंत उठाकर अपने गले से लगा लेती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो देवेश का माथा चूमते हुए बोली, अरे मेरे बेटा, कितना दुबला हो गया है रे तू। वो तेरी सुमन आंटी तेरा ध्यान नहीं रखती क्या? नीरजा देवेश को काफ़ी ज़्यादा मानती थी। जब सुमन उसे गोद लेने आई थी तो नीरजा उसे देवेश को नहीं देना चाहती थी। वो देवेश को खुद पालना चाहती थी, लेकिन उसने देवेश को ये सोचकर सुमन को दे दिया कि इसके बाद देवेश की आगे की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। 25 साल पहले नीरजा की एक एक्सीडेंट में उसके अजन्मे बच्चे की मौत उसके पेट में ही हो गई थी और उस सीरियस कंडीशन में उसका ऑपरेशन करना पड़ा था, जिसके कारण वो फिर मां नहीं बन सकी।
इन सब की वजह से वो बहुत टूट गई थी। उनके पति योगेंद्र प्रसाद उसे बहुत प्यार करते थे, उनसे नीरजा की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। तब उन्होंने एक अनाथालय खोलने का निर्णय लिया और अपनी सारी संपत्ति बेचकर यहाँ अपनी बड़ी सी विले को ही अनाथालय बना दिया। वह एक हीरे की कारोबारी थे। उन्हें कुछ दिन बाद ही सुबह एकदम भोर में ही अनाथालय के सामने लगभग 2 से 3 महीने का बच्चा मिला, जो कि एकदम स्वस्थ था। सिर्फ उसके हाथ पर टांके लगे थे। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि उसका कोई छोटा सा सर्जरी की गई हो। उन दोनों ने उसे उठा लिया और डॉक्टर को दिखाया तो सिर्फ नॉर्मल सर्जरी थी। ये बच्चा उस अनाथालय का पहला बच्चा था। उसके आने से धीरे धीरे नीरजा अपने सदमे से एकदम बाहर आ गई। अब वो हंस रही थी, जिसे देखने के लिए योगेंद्र को 3 महीने लग गए थे। नीरजा ने उसका नाम देवेश रख दिया। हाँ, यही देवेश था, इसलिए ही तो नीरजा देवेश से कुछ ज़्यादा ही अटैच थी। उसके बाद से वहाँ कई और बच्चे भी आए, जिससे नीरजा बस उन्हें सबके देखभाल में बिजी हो गई। कुछ दिनों बाद यहाँ अनाथालय में कोई व्यक्ति रात में बच्चों के खेलने का सामान और उनकी देखभाल की चीज़ छोड़कर जाने लगा। जब नीरजा ने देवेश को उठाया था, देवेश काफ़ी सुंदर था। ऐसा लगता था कि उसके माता पिता भी काफ़ी सुंदर रहे होंगे और उसके हाथ में एक सोने का कंगन था, यानी उसका परिवार काफ़ी अमीर रहा होगा। देवेश का वो कंगन कोई ऐसा वैसा कंगन नहीं था, क्योंकि योगेंद्र एक हीरे का व्यापारी था, तो वो अच्छे से उस कंगन को समझ सकता था। वो काफ़ी पुरानी खानदानी रही होगी। जैसे जैसे देवेश बड़ा होने लगा, उसकी बुद्धिमत्ता भी दिखाई देने लगी। उसका दिमाग अनाथालय के और बच्चों से काफ़ी तेज था। वह चीज़ों को जल्दी समझ लेता था, क्योंकि शायद वो अपने माँ बाप पर गया होगा। नीरजा ने देवेश के माता पिता का काफ़ी इंतजार किया, ये सोचकर कि कभी तो अपने बच्चों को पूछते हुए आएंगे, लेकिन 9 साल बीत जाने पर भी कोई नहीं आया। फिर एक दिन एक औरत एक बच्चा गोद लेने आई। उसने किसी के लिए नहीं, बस देवेश को ही गोद लेने को तैयार थी। उसका ये रवैया देखकर नीरजा को एक बार के लिए लगा था कि कहीं वही तो उसकी माँ तो नहीं, लेकिन फिर उसे समझ आ गया कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। नीरजा ने सुमन को देवेश को देने से पहले शर्त रखा था कि वो देवेश को अच्छे से पढ़ाई कराएगी, उसे काबिल बनाएगी। सुमन ने उसकी सारी शर्तें मानकर देवेश को लेकर वहां से लेकर चली गई। उस रात नीरजा बस रोती रही। उसने ना कुछ खाया और ना ही वो सोई। करीब 3 साल बाद सुमन देवेश को लेकर फिर वहां आती है और उसे नीरजा से मिलवाती है। नीरजा देवेश को देखकर काफ़ी खुश थी। उसे दिन नीरजा ने सारी डिश देवेश के पसंद की बनाई थी। सुमन भी नीरजा का प्यार देवेश के लिए देख रही थी। तब से सुमन जरूर देवेश को 6 महीने पर नीरजा से मिलाने लाती और यही क्रम चलता रहा। जब देवेश नौकरी करने लगा तो वो खुद आने लगा। अब देवेश कहता है, अरे नहीं नीरजा माँ, सुमन आंटी तो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। नीरजा कहती है, अच्छा इस बार तू लेट कैसे हो गया? देवेश कहता है, अरे मैं इन दिनों कुछ ज़्यादा ही बिजी चल रहा था, इसलिए नहीं आ पा रहा था। तभी एक कड़क आवाज़ आती है, सब बातें बस नीरजा से ही होगी कि कोई हमें भी पूछेगा भाई? देवेश तभी उस आदमी की तरफ देखते हुए बोला जिसने अभी ये सब कहा था, अरे अंकल। इतना कहकर वो उसके पास चला जाता है। योगेंद्र देवेश को गले से लगा लेता है, फिर उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। तभी नीरजा अपने मुंह पर हाथ रखते हुई यामी की तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है देवेश, तुमने तो मुझे सच में सरप्राइज कर दिया। तुमने अपनी एक गर्लफ्रेंड बना ली और मुझे से उसे मिलाने के लिए यहाँ पर भी लेकर आ गए। देवेश नीरजा को मना करने वाला था कि वो अभी उसकी गर्लफ्रेंड बनी नहीं है, लेकिन हाफ गर्लफ्रेंड तो है। लेकिन तभी यामी आगे जाकर देवेश को कुछ कहने का मौका दिए बिना ही उन दोनों से नमस्ते करके अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। नीरजा यामी का हाथ पकड़ते हुए बोली, बेटा तुम सुंदर होने के साथ साथ बहुत अच्छी भी हो। तुम मुझे देवेश के लिए एकदम परफेक्ट लगी और हम सब फैमिली है, तो अगली बार से यहाँ कुछ मत लाना। नीरजा ने देखा था कि देवेश की गर्लफ्रेंड वाली बात पर भी यामी ने उसे मना नहीं किया, इसलिए वो समझ गई थी, तभी उसने ये सब कहा था। इधर नीरजा और योगेंद्र को पता नहीं था कि देवेश की एक गर्लफ्रेंड पहले ही रह चुकी है। देवेश अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पूजा को कई बार यहाँ लाने की कोशिश की, वो नीरजा से उसे मिला सके, लेकिन पूजा हमेशा कोई ना कोई बहाना करके उसके साथ नहीं आती थी। देवेश ने भी नीरजा को पूजा के बारे में इसलिए नहीं बताया था कि वो उससे मिलने को कहेंगी तो वो उसे पूजा से कैसे मिलाएगा। इसी वजह से नीरजा और योगेंद्र को पूजा के बारे में पता ही नहीं था। देवेश ने भी आगे कुछ करना ठीक नहीं समझा, इसलिए वह चुपचाप खड़ा रहा।
और नीरजा और यामी को ऐसे ही बात करने दिया। कुछ देर ऐसे ही बात करने की बाद नीरजा योगेंद्र से बोली, सब सामान बच्चों में तुम जाकर अच्छे से बांट देना, ज़्यादा मत बांटना, कुछ बाद के लिए भी बचा कर रख लेना, नहीं तो सब आज ही खा जाएंगे, तब तक मैं इन सबको अंदर ले जा रही हूँ। योगेंद्र वहां से जाते हुए बोल, डार्लिंग मैं तुम्हें याद दिला दूं कि आज करिश्मा भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ वापस आ रही है। नीरजा तभी जोर से खुशी से बोली, अरे सच में, मैं तो भूल ही गई थी कि आज वह भी आने वाली है, क्या संयोग है आज आज तुम भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हो और वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ रही है। यामी देवेश से पूछती है कि ये करिश्मा कौन है। देवेश बताता है कि उसका पूरा नाम करिश्मा सोन है, वह भी अनाथालय में ही थी। मुझे जब अडॉप्ट किया गया था तो मैं नोएडा सुमन आंटी के साथ चला गया था, लेकिन उसे यही कि किसी व्यक्ति ने अडॉप्ट किया था तो वो यहीं पढ़ाई कर रही थी, चलो हम भी उससे एक बार मिलाते हैं। इधर बाहर से ऑर्फनेज में एक कार आती है, इसमें से दो लोग निकलते हैं, एक लड़का और एक लड़की। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जिसकी अभी कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी, करिश्मा सोन। वो भी अपने साथ कुछ खाने का सामान लेकर आई थी, वो फिर उसे सभी बच्चों को देने लगती है। तभी कुछ बच्चे उस कार को देखने लगते हैं, जिससे कि वो दोनों अभी आए थे, वो बच्चे उसे छूने भी लगते हैं। तो वो लड़का जो करिश्मा के साथ आया था, वो गुस्से से उन्हें डांटते हुए बोला, तुम लोग इसे छूना भी मत, ये मेरी ऑडी है, अगर ये गंदा हो गया तो मुझे फिर से इसे पेंट करवाना होगा। उसके गुस्से भरे चेहरे को देखकर वो बच्चे डरने लगते हैं। तभी वहां देवेश और यामी भी आ जाते हैं। करिश्मा उसे देखते ही बोल पड़ी, बड़े भैया आप भी आए हैं, क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है? क्या आप मुझे इनसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे? ये सब वो यामी को देखते हुए कह रही थी। यामी देवेश के कुछ बोलने से पहले ही मुस्कुराते हुए बोल पड़ती है, हेलो देवेश, मुझे अक्सर तुम्हारे बारे में बताता रहता है और आखिर में हम सब आज मिल ही गए। वैसे मेरा नाम यामी सिंह है। करिश्मा यामी का हाथ पकड़ते हुए बोली, आप सच में बहुत खूबसूरत है, वैसे बड़े भैया ने आपको कैसे मना लिया अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए? वो लड़का जो करिश्मा के साथ आया था, यामी को कृपी नज़र से देखते हुए बोला, हेलो मिस यामी, मैं करिश्मा का बॉयफ्रेंड सौरभ हूँ। ये कहते हुए वो हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करता है। तभी देवेश यामी के आगे आकर सौरभ का हाथ दूर करते हुए बोला, अरे हम कोई बाहरी थोड़ी है, हमें इतना फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं। यामी को देवेश का उसके लिए आगे आना काफ़ी अच्छा लग रहा था। यामी को ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि वो कोई प्रिंसेस है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसका नाइट आगे आ रहा हो। वो देवेश को जेलस देखकर मन ही मन मुस्कुरा भी रही थी। सौरभ देवेश की इस हरकत से गुस्सा हो जाता है, उसका गुस्सा उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो मन में सोचता है कि इस जैसे अनाथ कचरे को ऐसी सुपर लड़की कैसे मिल सकती है, ये तो उसे डिजर्व भी नहीं करता। सौरभ अपने भौहें सिकोड़ते हुए देवेश से बोल, तो तुम ही देवेश हो, मैंने यहाँ तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सुना है, वैसे तुम इस समय क्या काम करते हो? देवेश भी उसी टोन में जवाब देता है जिसमें कि सौरभ ने की थी। वो कहता है कि क्या वाकई तुमने मेरे बारे में सुना है? मुझे नहीं पता था कि लोगों में मेरी इतनी चर्चा यहाँ होती है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अभी टैक्सी ड्राइवर का काम करता हूँ। सौरभ अजीब से मुंह बनाते हुए बोला, और टैक्सी ड्राइवर? पहले तो सौरभ देवेश को कुछ समझ भी रहा था, पर अब तो वो देवेश कुछ समझ ही नहीं रहा था। फिर वो करिश्मा को एक कृपी नज़र से देखने लगा, मानो वो कह रहा था कि तुम तो हमेशा देवेश भैया का रट लगाए रहती हो, हमेशा उसकी तारीफ करती रहती हो, पर वो तो एक छोटा सा ड्राइवर निकला। करिश्मा भी सौरभ की ओर देखने के बाद उसे इग्नोर करके देवेश को देखने लगती है। सौरभ को ये देखकर और भी बुरा लगता है कि करिश्मा उसे इग्नोर कर रही है। अब तो वो देवेश को बस नीचा दिखाना चाहता था। वो बोला, वैसे मैं यहाँ ऑर्फनेज में 1 लाख रुपए डोनेट करने जा रहा हूँ। तभी वहां नीरजा आकर कहती है, यहाँ पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब पहले ही इतना खुश है कि तुम सब ने यहाँ कुछ चीज़ खरीद कर ले आए, हम सब परिवार की तरह है, तो इन सब की कोई ज़रूरत यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। देवेश तभी नीरजा के कंधे पर हाथ रखते मुस्कुराते हुए बोला, अरे नीरजा माँ, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लो, भले ही ये छोटा सा अमाउंट हो, पर कुछ तो है ही, इससे कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। नीरजा अब सोचने लगती है। देवेश जानता था कि अनाथालय को डोनेशन की काफ़ी ज़रूरत है। उसने सुना था कि और ऑर्फनेज की हालत कुछ ठीक नहीं चल रही है। पहले ही योगेंद्र ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर इस ऑर्फनेज में झोंक दिया है, अब तो वह भी खत्म हो गया है, तो जहां से भी डोनेशन आ जाए तो उसे ले लेना चाहिए।
सौरव क्रीपी स्माइल के साथ देवेश से कहता है कि देवेश, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि नोएडा में तुमने काफ़ी पैसे कमाए हैं, क्यों ना तुम भी कुछ डोनेट कर दो। देवेश कहता है, तुम ठीक कह रहे हो। इतना कहकर वो अपना फ़ोन निकाल लेता है और कहता है, चलो आज मैं 10 मिलियन रुपये यानी कि 1 करोड़ रुपये डोनेट करता हूँ। ये सुनकर तो सौरभ का मुंह में खुला का खुला ही रह जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम 1 करोड़ का डोनेशन कर रहे हो। सौरभ जल्द ही अपने सदमे से बाहर आ जाता है। वह फिर हंसते हुए बोला, क्या तुम मुझे चिढ़ाने के लिए ये सब कह रहे हो? लेकिन ये सब मुझ पर काम नहीं करेगा और तुम दिन में सपने देखना बंद करो। क्या ही मजाक चल रहा है यहाँ पर? भला एक टैक्सी ड्राइवर 1 करोड़ डोनेट करेगा? ये कहते हुए वह हंसने लगता है। बात को बढ़ते देख नीरजा बीच में बोल पड़ती है, अरे सब ठीक है, इन सब बातों को छोड़ो, तुम सब यहाँ काफ़ी ट्रैवल करके आए हो, चलो पहले हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो। नीरजा देवेश को पकड़ कर ले जाने लगती है कि तभी सौरभ हंसते हुए बोल पड़ता है, अगर तुम जैसा टैक्सी ड्राइवर का काम करने वाला आदमी इतना जितना तुमने कहा उतना डोनेट कर पाए तो मैं तुम्हारी डोनेशन के 10 गुना का डोनेशन करूंगा। देवेश कहता है, अच्छा क्या सच में? तुम अपने कहे बातों से तो पीछे नहीं हटोगे? सौरभ कहता है, नहीं हटूंगा, पहले तुम करो तो सही जितना तुमने कहा है। देवेश अपने फ़ोन से बैंक के ऐप से इतना पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता था, तो वो सीधे बैंक में कॉल कर देता है और उन्हें कह देता है कि मैंने एक खाता नंबर भेजा है, इस पर 10 मिलियन रुपए ट्रांसफ़र कर दीजिए। उस तरफ से आवाज़ आती है, ठीक है सर, आप 2 मिनट इंतज़ार कीजिए, आपका काम अभी हो जाएगा और किसी भी बैंक के मामले में आपको कोई भी ज़रूरत हो तो कॉल कर सकते हैं, धन्यवाद। इतना कहते ही फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। तभी नीरजा का फ़ोन डिंग करता है। नीरजा अपना मैसेज चेक करती है तो उसे एक बड़ा झटका लगता है वह मैसेज देखकर। वो हकलाते हुए बोली, दे देवेश, तुमने तो सच में मुझे 1 करोड़ रुपए भेज दिए। सौरभ भी ये सुनते ही झटका खा जाता है। वो तुरंत ही नीरजा का फ़ोन लेकर कहता है, ये हो ही नहीं सकता, एक आदमी जो टैक्सी ड्राइवर का काम करता है वो कैसे इतना पैसा डोनेट कर सकता है? इतना कहने के बाद वो मैसेज चेक करता है तो सच में वह बैंक से मैसेज था, 1 करोड़ रुपए खाता नंबर पर क्रेडिट होने का। ये देखते ही सौरभ की आंखें बाहर और मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसने तो इतनी बड़ी बड़ी डींगे इसलिए हाँकी थी कि एक टैक्सी ड्राइवर कितना डोनेट कर सकता है, उसे तो 50,000 भी डोनेट करने में हालत गंभीर हो जाएगी, इसलिए उसने उसे उसके डोनेशन का 10 गुना डोनेट करने की शर्त लगाई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि वो इतना बड़ा अमाउंट डोनेट कर देगा। देवेश फिर बड़ी शांति से सौरभ से बोला, मैंने अपना कहा कर दिया है मिस्टर सौरभ, तो आप 100 मिलियन यानी 10 करोड़ रुपए डोनेट करने वाले हैं, कब डोनेशन के पैसे यहाँ आएंगे? यामी ये सब तमाशा वहीं खड़े होकर देख रही थी। वो सोचती है कि ये इसे किसने कहा था कि देवेश से पंगा लेने को, उससे तो वेल्थ के मामले में मैं भी नहीं पंगा ले सकती, तो ये किस खेत की मूली है? वह देवेश की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगती है। वो मन ही मन कहती है कि सच में देवेश को किसी का मुंह कैसे बंद करना है उसे अच्छे से आता है। इधर ये अमाउंट सुनकर तो करिश्मा जम सी गई थी। उसे नहीं पता था कि देवेश कब इतना पैसे वाला बन गया है। वो तो एकटक हैरानी से बस देवेश को देखी जा रही थी। फिर वो यामी को देखती हैं जिसके चेहरे पर हैरानी नहीं बल्कि मुस्कान थी। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो देवेश को ऐसा करते हमेशा ऐसे ही देखती हो। यामी को तो कई बार देवेश के कारण झटका लगा था, तो उसे अब इन सब की आदत हो गई थी। सौरभ सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो मेरे गालों पर सीधा थप्पड़ पड़ गया है। देवेश उसे घूरते हुए कहता है, क्या तुम अमीर और उदार नहीं हो? तो तुम क्यों ऐसे चुप हो, कुछ कहो भी। सौरभ वहां से मुड़कर जाते हुए बोला, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है जो कि मुझे हर हाल में करनी है, तो मैं यहाँ से चलता हूँ। इतना कहकर वो तुरंत कार में बैठकर कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया और उसके पीछे करिश्मा सौरभ सौरभ कहती रह गई। देवेश करिश्मा के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, उसे जाने दो, वो अच्छा लड़का नहीं है। अगर तुम उसके पीछे जाओगी तो आगे तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। करिश्मा का सिर शर्म से झुक गया था। वो धीरे से सॉरी बोलते हुए कहती है, बड़े भैया मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा लड़का निकलेगा। करिश्मा सौरभ को लेकर काफी शर्मिंदा थी, जो कि उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। देवेश उसे कहता है कि तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अगली बार से ध्यान रखना। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ वीके नॉवल स्टोरी 2.0 चैनल पर।
और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।